हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देव और मैं आपका इस पढ़ाई के सुहाने सफ़र में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो में हमने BMTC 131 का सेक्शन 1.4 पढ़ा था। अब हम इसका सेक्शन 1.5 पढ़ने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1.5 ऑपरेशंस ऑन सेट्स। कंसीडर टू सेट्स, सेट ए एंड सेट बी, जो कि ये दे रखे हैं। वी कैन ऑब्टेन अदर सेट्स फ्रॉम देम इन सेवरल वेज। तो ये बोल रहा है कि हम इन दो सेट से और सेट्स जो है निकाल सकते हैं बहुत ही अलग अलग तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, बाय कंसिडरिंग द एलिमेंट्स इन ए दैट आर नॉट इन बी। तो हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि जो एलिमेंट्स जो हैं ए में हैं और बी में नहीं है, उन एलिमेंट्स का सेट। और बाय टेकिंग एलिमेंट्स कॉमन टू बोथ ए एंड बी, और जो कॉमन है बोथ ए और बी में, उनको कॉमन लेके हम जो एनिमल्स एलिमेंट्स दोनों में कॉमन है उनका सेट। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से हम इन दो सेट से नए सेट्स बना सकते हैं। These are examples of operations on these sets. In this section, we shall discuss four operations on sets that you will be using very often. तो इस जो सेक्शन में हम चार ऑपरेशन सेट्स के देखेंगे जो कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे अपने कोर्सेज में। सेट्स जो है ये इस पे आते हैं हम सब सेक्शन 1.5.1 पे, जो कि है कॉम्प्लीमेंटेशन। तो कॉम्प्लीमेंटेशन होता क्या है? कंसीडर सेट ए एंड बी अबव। हमने जो सेट अभी पढ़ा था ए और बी, उसको देखा। देयर आर एलिमेंट्स ऑफ बी दैट डू नॉट बिलोंग टू ए। तो ऐसे कुछ एलिमेंट्स है जो कि हैं 1/2 1/3, जो बी में हैं और ए में बिलोंग नहीं करते हैं। तो इस तरीके से ये दे रखा है कि 1/2 और 1/3 जो हैं एलिमेंट्स हो गए। दीज एलिमेंट्स फॉर्म अ सेट, नेमली जो ये सेट जो है फॉर्म करते हैं ये एलिमेंट्स। सिमिलरली देयर आर एलिमेंट्स इन ए दैट आर नॉट इन बी। ऐसे ही ए में ऐसे एलिमेंट है जो बी में बिलोंग नहीं करते हैं। विच फॉर्म्स अ सेट नेमली -1। तो ये सेट जो है वो बिलोंग यानी कि ये बनाते हैं। दिस वे ऑफ ऑब्टेनिंग अ थर्ड सेट फ्रॉम टू गिवन सेट्स इज डिफाइंड बिलो। तो ये जो तरीका है जिससे हम जो है गिवन सेट को बनाते हैं, ये डिफाइन कर रखा है नीचे। डेफिनेशन, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। आप ए और बी को दो सेट मान लीजिए। द कंप्लीमेंट ऑफ ए इन बी डिनोटेड बाय, इस तरीके से दिखाया जाता है, एंड रीड एज बी कॉम्प्लीमेंट ए। तो इसको इस तरीके से दिखाया जाता है और इस तरीके से पढ़ा जाता है, यानी कि बी कॉम्प्लीमेंट ए इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर नॉट एलिमेंट्स ऑफ ए। तो ये समझ गए हम। दैट इज एक्स बिलोंग्स टू बी सच दैट एक्स डजंट बिलोंग्स टू ए। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट बी क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट बी ऐसा सेट होगा, सेट ऑफ एलिमेंट्स होगा जो कि बी से बिलोंग करते हैं पर ए से बिलोंग नहीं करते हैं। सिमिलरली जो यहाँ पे दिखा रखा है ए कॉम्प्लीमेंट बी क्या होगा? ये होगा एक्स जो है एलिमेंट्स जो ए से बिलोंग करते हैं पर बी से बिलोंग नहीं करते हैं। इन द स्पेशल केस व्हेन बी इज द यूनिवर्सल सेट यू। अब एक स्पेशल केस हम देखेंगे। जब बी जो है यूनिवर्सल सेट यू होता है, तो बी कॉम्प्लीमेंट ए जो होता है वो यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लीमेंट ए हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? दिस सेट इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए बोल देते हैं, क्योंकि ए को छोड़ के बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट आएंगे और ए में जो है इसके हिसाब से थोड़ा कम सेक्शन है ये। तो ए को छोड़ के बाकी सारा जो है सेट्स का, ये यूनिवर्सल सेट में आ जाता है। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है, इसको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, एंड इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए रेज़ टू द पावर सी करके इस तरीके से दिखाया जाता है इनको। इफ वी लुक एट फिगर 7 में देखेंगे, द अनशेडेड पार्ट ऑफ द वेन डायग्राम रिप्रेजेंट्स ए सी, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू में यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लीमेंट ए। तो इसको ये दिखाता है, अनशेडेड रीजन जो है, जो अनशेडेड रीजन है ये उसको दिखाता है। In fact, this diagram also shows us that x belongs to a complement if and only if x doesn't belongs to a। तो ये डायग्राम हमें और क्या दिखाता है कि अगर x जो है वो a कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है तो तभी करेगा जब x जो है a से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसको हमने ये पढ़ा। अब आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली द अनशेडेड रीजन इन फिगर 4 में जो हमने पहले देखा था, जो हमारा इंटीजर और प्राइम नंबर का दिखा रखा था हमें, उसमें जो रिप्रेजेंट करता है फिगर 4 में द सेट p इज इक्वल टू में जो है प्राइम नंबर का सेट जो है वो क्या है, एंड शेडेड रीजन जो है वो रिप्रेजेंट करता है दिस। तो फिगर 4 में अगर आप देखेंगे तो अनशेडेड रीजन क्या होगा? प्राइम नंबर का सेट हो गया। और जो शेडेड रीजन है जो कि हो गया z कॉम्प्लीमेंट p, तो जो एलिमेंट z में है पर p में नहीं है, तो ये हो गया z कॉम्प्लीमेंट p शेडेड रीजन हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे ये दिखाया जाता है। तो चलिए अब रिमार्क 10 पे आते हैं। नोट दैट इफ a इज द सबसेट ऑफ b देन a कॉम्प्लीमेंट b इज 5। अब ये देखिए, अगर a जो है वो सबसेट ऑफ b होगा
तो इसका मतलब ये है कि ए के सारे एलिमेंट बी से बिलोंग करते हैं। तो एक ए जो कॉम्प्लीमेंट बी होगा वो कैसे बन जाता है कि ऐसे एलिमेंट एक्स के जो बी से बिलोंग नहीं करते हैं। पर इस केस में सारे एलिमेंट जो भी एक्स ए में हैं वो सारे एलिमेंट बी से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा जो ए कॉम्प्लीमेंट बी है वो पाई आया। सिंस देयर इज नो एलिमेंट इन ए दैट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी, तो इसलिए यहाँ पे ए में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो कि बी का एलिमेंट ना हो। नाउ ट्राई दिस एक्सरसाइज नाउ, तो ये बोल रहा है इस एक्सरसाइज को करने के लिए। और इससे पहले ये चीज़ एक नोट दे रखी है यहाँ पे साइड में, ये पढ़ लेते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट ए जो है ये क्या होता है, ये सबसेट होता है बी का। तो ये आप देखेंगे कि बी जो है, बी में वो एलिमेंट है जो ए के एलिमेंट हटा दिया, उसमें जो एलिमेंट ए से कॉमन है वो एलिमेंट हटा दिया। तो पूरा बी जो है सेट नहीं है, ये थोड़ा कम होता है, तो इसलिए हम बी का सबसेट सबसेट बोल सकते हैं। तो इसको आप पहले ट्राई कर लीजिए एक्सरसाइजेस को, उसके बाद हम इस पे आते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज 14 पे आते हैं। एक्सरसाइज 14 का फर्स्ट पार्ट है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट्स इन अ वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में हमें फॉलोइंग सेट्स को दिखाना है। द सेट पी ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, इसको दिखाना है। द सेट जेड एंड द सेट क्यू कॉम्प्लीमेंट जेड, इनको दिखाना है हमें एक वेन डायग्राम में। सेकंड पार्ट क्या है, इज द सेट कॉम्प्लीमेंट पी फाइनाइट और इनफाइनाइट, ये पता करना है हमें। इज द सेट पी कॉम्प्लीमेंट जेड फाइनाइट, और ये पता करना है कि ये फाइनाइट होता है कि नहीं होता है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, और हमें अपने आंसर के लिए रीजन भी देना है। तो चलिए अब एक्सरसाइज 14 के आंसर पे आते हैं। तो इसके फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो है नोट दैट पी जो है वो सबसेट है जेड का, और जेड जो है सबसेट है क्यू का। तो वी टेक क्यू एज यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट हम मान लेते हैं क्यू को। आप ये फिगर 18 देख सकते हैं, यहाँ पे दे रखा है ये कि क्यू जो है इसको यूनिवर्सल सेट मान लिया। उसके अंदर एक सेट है जो गोल यानी सर्कल से डिनोट किया गया है, जेड हो गया, और उसके अंदर पी है। तो ये एक तरीके से बोल सकते हैं इनका सबसेट है। तो यहाँ पे आप आगे देखते हैं। तो सेकंड पार्ट जो है इसमें आप देखेंगे कि इफ़ जेड कॉम्प्लीमेंट पी जो है वो क्या होगा, वो होगा एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट एक्स इज नॉट अ प्राइम नंबर, एक्स प्राइम नंबर नहीं होगा। तो इस केस में ये जो है क्योंकि जेड है तो इनफाइनाइट तो होगा ही। दिस सर्टेनली कंटेन्स द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर्स एज अ सबसेट विच इज इनफाइनाइट, हैंस जेड जेड कॉम्प्लीमेंट पी इज इनफाइनाइट, इसलिए इनफाइनाइट होता है। इसी तरीके से पी कॉम्प्लीमेंट जेड जो है वो क्या होगा, पी में है, पी में होने चाहिए और जेड में नहीं होने चाहिए, तो ये क्या होगा, फाई होगा ये। पी कॉम्प्लीमेंट जेड क्या होगा फिर कि पी सच दैट पी इज अ प्राइम नंबर एंड पी डजंट बिलोंग्स टू जेड, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो इसलिए ये फाई होगा। सिंस एवरी प्राइम नंबर इज एन इंटीजर सो पी कॉम्प्लीमेंट जेड इज फाइनाइट, तो इसलिए पी कॉम्प्लीमेंट जेड जो है वो फाइनाइट होगा। क्यों, क्योंकि फाई जो होता है ये फाइनाइट होता है। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 15 पे आते हैं। लेट ए बी एनी सेट, ए को हमने कोई सा भी एक सेट मान लिया है। गिव द सेट्स ए कॉम्प्लीमेंट ए, फाई कॉम्प्लीमेंट ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट फाई एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो इसको निकालना है, ये बताना है हमें कि ये क्या होंगे। तो चलिए अब एक्सरसाइज 15 के आंसर पे आते हैं। तो इसका देखेंगे आप, ए कॉम्प्लीमेंट ए जो है वो फाई होगा, क्योंकि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है ए में जो कि ए से बिलोंग ना करे, तो फाई है। अब फाई कॉम्प्लीमेंट ए जो है वो भी फाई होगा, क्योंकि ऐसा कोई भी एलिमेंट फाई में नहीं है जो ए से बिलोंग ना करे, क्योंकि फाई में तो एलिमेंट होता ही नहीं है, तो फाई हो गया ये। ए कॉम्प्लीमेंट फाई जो होगा वो क्या होगा, ऐसा कोई एलिमेंट जो है जो फाई से बिलोंग ना करे, तो सारे एलिमेंट फाई से बिलोंग नहीं करते, तो फाई में क्योंकि एलिमेंट नहीं होता तो इसलिए इसका आंसर ए आएगा। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा, तो आपने मान लीजिए ये इधर देख लीजिए ये जेड है, तो जेड को आपने कॉम्प्लीमेंट किया तो ये क्यू आया, जो कि यहाँ पे दिखा रखा पहले सेक्शन में, क्यू जो है कॉम्प्लीमेंट जेड आ गया। जेड का कॉम्प्लीमेंट किया, क्यों यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है तो ये आया। अब आप इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वापस जेड आ जाएगा, तो इसलिए सिंस एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज दैट एक्स डजंट बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, और इसका मतलब क्या है, इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो ये एक्स जो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए से बिलोंग करेगा, तो वो एक तरीके से रिवर्स हो जाएगा, तो इसलिए जो ये होता है ये इक्वल टू ए होता है। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 16 पे आते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ सेट ए एंड बी सच दैट फर्स्ट ए कॉम्प्लीमेंट बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी एंड ए कॉम्प्लीमेंट बी इज अ सबसेट ऑफ बी। तो ऐसे एग्जांपल देने हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट बी है जो वो सबसेट नहीं होना चाहिए बी का, और बी को ए कॉम्प्लीमेंट बी जो है वो सबसेट होना चाहिए बी का। तो ये जो है ये इस कंडीशन से अलग है, तो ये चेंज हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे हैं। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 16 के आंसर पे आते हैं। इसका फर्स्ट का आंसर जो है वो है क्यू कॉम्प्लीमेंट एन क्या होगा।
ये सबसेट नहीं होगा इनका। तो इस तरीके से ये जो है यहाँ पे दिखा रखा है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर मैनी सच एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं क्योंकि जनरली यही केस रहता है। दिस कैन ओनली बी ट्रू, अब ये जो है सेकंड केस कि यानी कि ये सबसेट होना चाहिए, तो ये तभी होगा दिस कैन ओनली बी ट्रू इफ ए कॉम्प्लीमेंट जी बी जो है वो 5 हो। तो मान लीजिए ए जो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 है, अगर ए कॉम्प्लीमेंट भी 5 है तो वो जो है उसका सबसेट हो जाएगा। देखिए आप, बिकॉज इफ देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट बी। अब मान लीजिए अगर कोई ऐसा एलिमेंट एक्स है जो ए कॉम्प्लीमेंट बी से बिलोंग कर रहा है, देन एक्स डजंट बिलोंग्स टू बी, तो एक्स जो है वो बी से बिलोंग नहीं करेगा। बट ए कॉम्प्लीमेंट बी इज अ सबसेट ऑफ बी, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी जो है वो सबसेट है बी का। तो इसका मतलब क्या है, ये इंप्लाइज क्या कर रहा है, एक्स बिलोंग्स टू बी, तो ये इंप्लाइज क्या कर रहा है, एक्स जो है वो बी से बिलोंग कर रहा है, तो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। सो वी रीच अ कंट्राडिक्शन, हम एक कंट्राडिक्शन को रीच करते हैं कि एक बोल रहा है कि ये बिलोंग नहीं करता है, एक बोल रहा है कि ये बिलोंग करता है। अनलेस ए कॉम्प्लीमेंट बी इज इक्वल टू 5, ये तब तक होगा जब तक हम ये ना देखें कि ए कॉम्प्लीमेंट बी जो है वो 5 है। सो एनी टू सेट्स ए एंड बी फॉर विच ए कॉम्प्लीमेंट बी इज 5 विल बी अ वैलिड एग्जाम्पल, तो ये एक वैलिड एग्जाम्पल होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेट अस नाउ कंसिडर अनदर ऑपरेशन ऑन सेट्स, नेमली द इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर सेट्स। तो अब हम एक और ऑपरेशन जो होता है सेट्स के ऊपर उसको देखेंगे, जो कि है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, दो या दो से ज़्यादा सेट्स का। अब हमारा आता है सेक्शन 1 पॉइंट सब सेक्शन 1.5.2 इंटरसेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। लेट अस कंसिडर एन दिस सेट, आर दे एनी एनी एलिमेंट्स कॉमन टू बोथ दिस सेट्स, फॉर इंस्टेंस वन बिलोंग टू बोथ। तो क्या बोल रहा है कि इसमें क्या कोई कॉमन एलिमेंट्स है इन दोनों सेट्स में, तो आप देखेंगे कि वन जो है वो कॉमन है दोनों में। इन फैक्ट दिस इज द ओनली एलिमेंट कॉमन इन बोथ, इनफैक्ट जो ये एलिमेंट है ये ही एक ऐसा होता एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है। Thus, this जो है एलिमेंट is the intersection of sets and this according to the definition below, according to the definition जो हमें दे रखी है नीचे, ये जो definition दे रखी है इसके अकॉर्डिंग यही जो है ये इसका इंटरसेक्शन होगा। तो डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन, लेट ए एंड बी बी टू सबसेट्स ऑफ अ यूनिवर्सल सेट, ए और बी को हमने दो सबसेट मान लिया है एक यूनिवर्सल सेट का। द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी विल बी द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यू दैट आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। तो क्या बोल रहा है, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा, ए और बी का इंटरसेक्शन होगा सेट ऑफ एलिमेंट्स, एक उन एलिमेंट्स का सेट जो कि यू के हैं, यानी कि यूनिवर्सल सेट के हैं और ए और बी में कॉमन है, तो उनका ये सेट होगा। दिस डिनोटेड बाय, इस तरीके से इसको दिखाया जाता है, एंड रीड एज ए इंटरसेक्शन बी, और इसको ए इंटरसेक्शन बी की से पढ़ा जाता है, यानी कि ए हो गया, ये ए इंटरसेक्शन बी पढ़ा जाएगा इसको। दस ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, इज एक्स बिलोंग्स टू यू, यानी कि ऐसा एलिमेंट जो यू से यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करता है, सच दैट एक्स जो है वो ए से भी बिलोंग करे एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी कि वो ए और बी में दोनों में कॉमन आएगा। टू क्लैरिफाई दिस ऑपरेशन फर्दर कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल, तो फॉलोइंग एग्जाम्पल को हम कंसिडर करेंगे इसको और क्लैरिफाई करने के लिए। एग्जाम्पल नंबर 4, लेट एस बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, हम एस को जो है प्राइम नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स मान लेते हैं, एंड टी बी द सेट ऑफ, जो कि है सेट है, ये सेट मान लेते हैं टी को। वट इज ए इंटरसेक्शन टी, तो इंटरसेक्शन टी क्या होगा, यानी कि इनका कॉमन एलिमेंट प्राइम नंबर्स और इसका। तो सॉल्यूशन में देखते हैं, वी टेक जेड टू बी आवर यूनिवर्सल सेट, जेड जो है वो हम अपना यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं, एक इंटीजर है क्योंकि यहाँ पे प्राइम नंबर के बारे में बात हो रही है, और ये भी एक्स जो है बिलोंग्स टू जेड है, पर जो है वो एक्स जो है वो 10 को डिवाइड करना चाहिए, तो इसलिए एक जेड ही होगा, तो इंटीजर को हमने यूनिवर्सल सेट मान लिया। देन एस इंटरसेक्शन टी क्या होगा, ये होगा सेट ऑफ दोज इंटीजर्स दैट आर प्राइम नंबर्स एज वेल एज डिवाइजर ऑफ 10। तो ये क्या होगा, ये ऐसा सेट सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स होगा जो कि प्राइम नंबर भी है और 10 को डिवाइड भी करते हैं, तो ऐसे दो ही एलिमेंट है जो कि है 2 और 5, तो ये हमारा आंसर हो गया जो कि इन दोनों का इंटरसेक्शन हो गया है। एग्जाम्पल नंबर 5 पे आते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स लिविंग इन बिहार, ए को हमने क्या मान लिया कि जो भी ह्यूमन बींग, जो मैनकाइंड स्पीसीज जो है एज अ स्पीसीज जो बिहार में रहती है, और बी द सेट ऑफ ऑल वुमन, एंड सी बी द सेट ऑफ ऑल इंडियन सिटीज। तो यहाँ पे नोटिस करिए, यहाँ पे इंडियन सिटीज की बात हो रही है, और बी क्या है, सेट ऑफ ऑल वुमन है। तो डिस्क्राइब ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी को हमें बताना है क्या होगा। सॉल्यूशन में देखेंगे हम, वी कैन टेक ए यूनिवर्सल सेट टू बी द सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग एंड ऑल द सिटीज इन इंडिया।
तो हम यूनिवर्सल सेट को क्या ले सकते हैं, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग, यानी कि ह्यूमन बीइंग जो भी है सारे ह्यूमन बीइंग और ऑल द सिटीज ऑफ इंडिया, हम ये सेट को ले लेते हैं। देन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा सेट ऑफ ऑल वुमेन लिविंग इन बिहार, क्योंकि ये इंटरसेक्शन है ऑल ह्यूमन बीइंग और पर्सन जो भी बिहार में जो और वुमेन जो है, ऑल ह्यूमन बीइंग लिविंग इन बिहार और ऑल वुमेन का, तो सारी वुमेन जो बिहार से बिलोंग करेगी इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। और ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, ये होगा एम्प्टी सेट। क्यों, क्योंकि ह्यूमन बीइंग और सिटीज में कोई रिलेशनशिप है नहीं और कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए ये हमारा एम्प्टी सेट होगा। यू शुड बी एबल टू डू द फॉलोइंग एक्सरसाइज नाउ। अब आप जो है ये फॉलोइंग एक्सरसाइज कर पाएंगे, जो कि है एक्सरसाइज नंबर 17। तो पहले आप इसको एक बार ट्राई कर लीजिए, उसके बाद हम इस पे आते हैं। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 17 पे आते हैं। ऑब्टेन द सेट्स ए इंटरसेक्शन क्यू, Q intersection, oh sorry, Z intersection Q, Q intersection Z, Z intersection Z, and Z intersection phi. In each case, clarify, state what U is. तो आपको ये बताना है कि Z intersection Q और ये सारे सेट जो हैं ये आपको बताने हैं, ये ऑब्टेन करना है, और आपको ईच केस में ये बताना है कि यूनिवर्सल सेट आखिर है क्या, उसको क्लैरिफाई करना है। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 17 के आंसर पे आते हैं। इसका आंसर है Z, Z और फाई रिस्पेक्टिवली। तो किस प्रकार से, यू अगर हम क्यू इंटरसेक्शन जेड करेंगे तो जेड ही आएगा, क्योंकि उसका सबसेट है। तो सबसेट में अगर जो लोअर होता है, जैसे कि अगर हम इधर देखेंगे, ये फिगर में ही देख लिए एग्जांपल के रूप में, तो पी जो है वो जेड का सबसेट है। तो अगर हम इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारा आंसर पी आएगा हमेशा, और जेड हमारा रह जाएगा इसमें। तो इस तरीके से यहाँ पे फाई था एक, फाई तो फाई आया रिस्पेक्टिवली। इन ऑल केसेस जो यू है उसको हम क्यू मान सकते हैं, जो कि एक बड़ा सेट है क्यू। तो ऑफ कोर्स देयर आर सेवरल अदर चॉइसेस फॉर यूनिवर्सल सेट टू, अगर हाँ यहाँ पे और भी हो सकते हैं, रियल नंबर भी मान सकते हैं, पर इस केस में हमने क्यू मान लिया है, तो वो भी एक करेक्ट चॉइस होगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बाय सॉल्विंग इक्वेशन, जो एक्सरसाइज थी एक्सरसाइज 17, यू मे हैव नोटिस्ड सर्टेन फैक्ट्स अबाउट द ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। कुछ फैक्ट्स जो हमें पता चले होंगे, जो कि वी इम्प्लिसिटली लिस्ट दैम इन द फॉलोइंग थ्योरम, जो कि हमने इस थ्योरम में बता रखा है। यू विल स्टडी द प्रूफ ऑफ सम ऑफ देम एंड द प्रूफ ऑफ रेस्ट योरसेल्फ। तो आपको जो थोड़े प्रूफ जो है यहाँ पे बताए जाएंगे और आपको खुद ट्राई करना है बाकी प्रूफ को। तो थ्योरम 1 जो है वो है फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी जो है इन अ यूनिवर्सल सेट यू। तो क्या होंगे, पहली कंडीशन, ए अगर इंटरसेक्शन बी है तो ये जो है ए से बिलोंग करेगा, और ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी से भी बिलोंग, यानी कि सबसेट है इसका, और ये इसका सबसेट है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। थर्ड क्या है, अगर ए जो है वो सबसेट है बी का, तो इसका मतलब ये होता है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इक्वल टू ए होगा। और अगर ये फोर्थ पॉइंट देखें तो ए इंटरसेक्शन बी है, अगर ए इंटरसेक्शन ए हो गया तो इक्वल टू ए होगा। और ऐसे ही अगर ए इंटरसेक्शन फाई है तो इक्वल टू फाई होगा, और ऐसे ही बी इंटरसेक्शन फाई भी फाई होगा। तो चलिए 6 पॉइंट पे आते हैं। तो इसी तरीके से देखेंगे यहाँ पे भी ए इंटरसेक्शन यू जो है वो इक्वल टू ए होगा, और बी इंटरसेक्शन यू जो है वो इक्वल टू बी होगा। तो ये हो गया। अब उसके बाद में 7th पे आप देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी इंटरसेक्शन ए होगा, तो यानी कि ये क्या है, कम्यूटेटिव है। द ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट इज कम्यूटेटिव है। अब 8th में आएंगे, तो 8th में देखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट बी जो है वो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो है ये इसका इंटरसेक्शन होगा। अब ये 9th है, 9th देख लेते हैं। इफ सी इज अ सबसेट ऑफ यू, अगर सी जो है सबसेट है यू का, सच दैट सी इज द सबसेट ऑफ ए एंड सी इज द सबसेट ऑफ बी, इस तरीके से कि सी जो है ए का भी सबसेट है और बी का भी सबसेट है, तो फिर जो सी जो है वो ए इंटरसेक्शन बी का भी सबसेट होगा। तो इसको हमें ये थ्योरम दे रखी है यहाँ पे, नो थ्योरम है। इनमें से दो का प्रूफ जो है यहाँ पे दिया जाएगा, और बाकी हम ट्राई करेंगे, आप ट्राई कर सकते हैं और बाद में हम भी ट्राई करेंगे। प्रूफ, वी विल प्रूव फर्स्ट एंड सेकंड का प्रूफ यहाँ पे दे रखा है, एंड लीव यू टू प्रूव द रेस्ट, जो आपको बाकी रेस्ट प्रूफ करना है, जो कि हमें एक्सरसाइज 18 में दे रखा है। सो टू प्रूव द फैक्ट दिस फैक्ट्स वी नीड टू शो दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए एज वेल एज बी। तो हमें ये दिखाना है कि ए इंटरसेक्शन बी को जो एलिमेंट है वो ए का भी एलिमेंट और बी का भी एलिमेंट है। तो हम इसको कैसे दिखाएंगे, तो हम मान लेते हैं कि एक्स जो है वो ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग करता है, तो ये ए से भी बिलोंग करेगा और बी से भी बिलोंग करेगा। दिस इज ट्रू फॉर एनी एलिमेंट्स एक्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, किसी भी एलिमेंट एक्स जो है ए इंटरसेक्शन बी का, उसके लिए ट्रू होगा। दस ए इंटरसेक्शन बी जो है वो होगा सबसेट ऑफ ए, एंड ए इंटरसेक्शन बी होगा वो सबसेट ऑफ बी होगा, दोनों बोथ होगा। वी हैव प्रूवन बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमने दोनों जो है फर्स्ट और सेकंड थ्योरम जो है वो साथ साथ में हमने प्रूव कर दिया है। इसके बाद में हमारा आता है रिमार्क 11। रिमार्क 11 हमारा बोलता है द ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन इज मीनिंगलेस अनलेस वी आर क्लियर अबाउट आवर यूनिवर्सल सेट।
जब तक हम हमारे यूनिवर्सल सेट के बारे में क्लियर नहीं होंगे तब तक ऑपरेशन जो है ऑफ इंटरसेक्शन ये मीनिंगलेस है। क्यों? क्योंकि इसमें बोला जाता है कि एलिमेंट्स ऑफ, अगर हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन क्या है, ये होगा सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यू, यानी कि यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं जो कि बोथ ए और बी में कॉमन है। तो इसलिए ये देखेंगे तो यूनिवर्सल सेट के बिना ये एकदम मीनिंगलेस है। हाउएवर वी यूजुअली टेंड नॉट टू राइट द यूनिवर्सल सेट एक्सप्लिसिटली एंड अज्यूम इट एज अंडरस्टूड। पर हम जो है इसको यूनिवर्सल सेट को एक्सप्लिसिटली लिखते नहीं हैं और ये मानते हैं कि आप इसको समझते होंगे, इस तरीके से ये लिखते नहीं है। Also note that if, for example, in example 4, we had taken the universal set to be Q, we would still have got S intersection T is equal to 2.2 और 5। तो ये बोल रहा है, अगर आप एग्जाम्पल 4 को देखोगे तो अगर हम यूनिवर्सल सेट को Q मान लेते, कुछ और मान लेते, तब भी हमारा जो ये होता एस इंटरसेक्शन टी जो है वो 2 और 5 ही आता, जो कि हमारा था कि प्राइम नंबर और 10 का मल्टीपल वाला, तो हमने z लिया था उस समय, हमने अब q ले लिया है। Thus, the choice of the universal set does not change the set A S intersection T। तो अगर हम कोई सा भी चूज करें यूनिवर्सल सेट, S इंटरसेक्शन T जो है वो चेंज नहीं होता है। इन फैक्ट द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, जो इंटरसेक्शन होता है टू सेट्स का, जस्ट इन्वॉल्व्स द एलिमेंट ऑफ दोज टू सेट्स एंड हैंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ द यूनिवर्सल सेट। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, वो दो सेट जो जिनकी बात हो रही है बीच में, उन्हीं के एलिमेंट्स को वो कंसिडर करता है और यूनिवर्सल सेट जो है इससे इंडिपेंडेंट रहता है। नाउ यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड थ्योरम, अब हम फर्स्ट और सेकंड जो है थ्योरम 1 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट का इस्तेमाल करते हुए आगे हम करेंगे डू द फॉलोइंग एक्सरसाइज। जो फॉलोइंग एक्सरसाइज है उसको करेंगे। तो हमारा सबसे पहले आता है एक्सरसाइज नंबर 18, जो कि है प्रूव करना है हमें थर्ड से लेकर 9th तक के जो थ्योरम थी हमारी जो रह गई थी उनको प्रूव करना है। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 18 के आंसर पे आते हैं, जो कि थर्ड का पार्ट है, उसको देखते हैं पहले। फ्रॉम फर्स्ट जो है, फर्स्ट से हम क्या देख सकते हैं, वी नो दैट ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट है ए का। वी नीड टू प्रूव दैट इन दिस केस ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए जो है वो बिलोंग करता है इंटरसेक्शन बी। तो इस केस में हमें क्या प्रूव करना कि ए जो है वो सबसेट है इंटरसेक्शन बी का। फॉर दिस हम लेट करते हैं कि एक्स जो है वो ए से बिलोंग करता है। देन सिंस ए इंटरसेक्शन बी यानी ए इज द सबसेट ऑफ बी, अब जब ए है सबसेट ऑफ बी है तो एक्स जो है वो बी से बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब है एक्स जो है वो ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग करेगा। तो इधर से हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सुपरसेट होगा ए का। तो सिंस ए जो है वो सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है ए का, तो वी सी दैट ए इज इक्वल टू में ए इंटरसेक्शन बी। तो हम ये कह सकते हैं कि ए जो है वो ए इंटरसेक्शन बी का इक्वल है। तो ये कब होगा, जब ए जो है वो सबसेट है बी का, ये कंडीशन दे रखी है यहाँ पे, तो ये जरूरी है, जब ये होगा तभी होगा। अब इसके बाद में हम फोर्थ पे आते हैं, अप्लाई थर्ड विथ ए इक्वल टू बी। अब हमें जो तीसरा ये जो किया है हमने, इसमें बी की जगह जो है ए इक्वल टू बी, तो हमें बी की जगह पे ए कर देना है। तो हमें क्या मिलेगा, ए इंटरसेक्शन ए जो है वो इक्वल टू ए है, ये मिलेगा हमें। अब इसके बाद में आप फिफ्थ पे आते हैं, तो फिफ्थ है हमारा ए इंटरसेक्शन फाई क्या होता है, एक प्रॉपर सबसेट होता है, एक यानी कि सेट होता है, सबसेट होता है फाई का। तो ये जो है इसका सबसेट हो गया। अप्लाइंग सेकंड, सेकंड का अप्लाई करते हुए हमें ये पता चल गया। आल्सो फाई जो है वो सबसेट होता है ए इंटरसेक्शन फाई का, तो इसका सबसेट भी होता है। सिंस फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, क्योंकि फाई जो है वो सबका सबसेट होता है तो इसका भी सबसेट होगा। तो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन जो फाई है वो इक्वल टू फाई होगा। तो ये हमने दो तरीके से दिखाया, पहले तो हमने दिखाया कि फाई इसका सबसेट है और फिर एक हमने दिखाया कि ये इसका सबसेट फाई का। तो दोनों जब प्रूफ हो गए तब हमने लिखा कि ये इक्वल टू है। ठीक है, इसके बाद में हम जाएंगे सिक्स पे आते हैं। सिंस ए इंटरसेक्शन यू जो है, यानी कि ए एक सबसेट है यू का, तो सिंस ए जो है सबसेट है यू का, बाय थर्ड हम क्या कह सकते हैं, अब वी गेट द रिजल्ट्स। तो बाय थर्ड हम जो है तीसरा जो हमारा ये निकला था, ये इससे हम ये रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। ए इंटरसेक्शन यू जो है वो इक्वल टू होगा ए, और ऐसे ही बी इंटरसेक्शन यू जो है वो इक्वल टू होगा बी। तो चलिए अब हम एक जो है सेवंथ थ्योरम जो है उस पे आते हैं। ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट है बी का, एंड ए इंटरसेक्शन बी है वो सबसेट है ए का, ये तो दे रखा है। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट हो गया बी इंटरसेक्शन ए का। तो ये आप देख लीजिए। अब इसके सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं, बी इंटरसेक्शन ए जो है वो सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी का। तो ये हमारा प्रूफ होगा कि ए इंटरसेक्शन बी जो है इक्वल टू में बी इंटरसेक्शन ए होता है, यानी कि हमारा कम्यूटेटिव है। अब इसके बाद में हम 8 पे आते हैं। तो x जो है वो बिलोंग करता है ए कॉम्प्लीमेंट बी से, तो x जो है वो बिलोंग करेगा ए से,
और x जो है बिलोंग करे, इस डजंट बिलोंग्स टू बी, तो ये दिखाता है कॉम्प्लीमेंट, तो ये दिखाता है। और ये क्या है, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय, यानी कि ये दोनों तरफ चलेगा, उल्टा भी कर सकते हैं और सीधा भी कर सकते हैं, तो इस तरीके से पढ़ेंगे तो ये भी ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि x जो है वो a से बिलोंग करेगा और x जो है b कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा, क्योंकि x से बिलोंग नहीं कर रहा है, ये जो x जो है b से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका अपोजिट कर देंगे तो हमारा b कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो ये हो गया। अब ये इन दोनों से बिलोंग कर रहा है x, तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, तो हमने ये दिखा दिया। तो ये जो है, ये अगर इसको ऐसे ट्रेस करेंगे तब भी ये ऐसे ही आएगा। तो इसका मतलब है कि ये दोनों है कि x जो है a कॉम्प्लीमेंट b जो है, ये है सबसेट है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का, और a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट जो है ये सबसेट है a कॉम्प्लीमेंट b का। तो इससे हम लिख सकते हैं देयरफॉर a कॉम्प्लीमेंट b इज इक्वल टू में a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ये हम लिख सकते हैं। नोट दैट वी हैव यूज्ड अ टू वे इम्प्लीकेशन, हमने टू वे इम्प्लीकेशन का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। ये जो है ये थोड़ा इजी मेथड होता है, आपको कम लिखना पड़ता है, जो कि ये है एट ईच स्टेज एंड हैंस simultaneously shown that A intersection B is the subset of A intersection B complement and A intersection B complement is the subset of A complement B। तो ये हमने साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ दिखा दिया, तो ये थोड़ा इजी तरीका है हमारे लिए। अब इसके बाद में हम नाइन्थ में आते हैं, तो नाइन्थ में हमने लेट कर लेते हैं x जो है वो c से बिलोंग करता है। अब ये कंडीशन हमें दे रखी थी कि c जो है वो सबसेट है a का, तो इसका मतलब x जो है a से बिलोंग करेगा, और सिमिलरली x जो है b से बिलोंग करेगा। देयरफॉर क्यों, क्योंकि c जो है सबसेट था b का भी, देयरफॉर x जो है वो a इंटरसेक्शन b से बिलोंग करेगा। तो हैंस जो है अगर ये बात प्रूफ हो रही है, तो c जो है वो जो सबसेट होगा वो होगा सबसेट a इंटरसेक्शन b का, तो ये हमारा प्रूफ हो गया यहाँ पे। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज जो है 19 पे आते हैं। डस थ्योरम 1 का 9th पार्ट जो है, जो सी का था हमने देखा अभी, सी इधर सबसेट ऑफ ए और सबसेट ऑफ बी है, तो फिर वो सी जो है सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन बी का। तो रिमेन ट्रू इफ, अगर क्या ये सच रहेगा अगर हम इसको रिप्लेस कर दे, जो सबसेट है इसको रिप्लेस कर दे प्रॉपर सबसेट से। एवरीवेयर गिव रीजन फॉर योर आंसर, अपने आंसर के लिए आपको रीजन भी देना है। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 19 पे आते हैं। तो इसका आंसर जो है वो है नो। फॉर एग्जाम्पल इफ ए जो है वो 1 2 3 है और बी जो है वो 1 2 4 है और सी जो है 1 2 है, ये एग्जाम्पल ले लिया हमने। देन ए सी इज द प्रॉपर सेट ऑफ ए, अगर सी एक प्रॉपर सेट है ए का और बी का भी प्रॉपर सेट है सी, बट सी इज नॉट प्रॉपरली कंटेन्ड इन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 और 2 आएगा, जो कि सी है, तो ये प्रॉपरली कंटेन नहीं है। इन फैक्ट इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी के एग्जैक्टली इक्वल है। तो आपको पता है कि प्रॉपरली कंटेन तभी होगा जब सी में कोई और एलिमेंट हो, यानी कि इसका जो है यानी कि ए इंटरसेक्शन बी में कोई और एलिमेंट होना चाहिए। तो ये ट्रू हो सकता है पर ऑलवेज ट्रू नहीं हो सकता, तो इसलिए ये जो है इक्वल में ये एकदम सेम नहीं रहता, आपको इसको कंटेन दिखाना होता है, प्रॉपरली कंटेन में ये नहीं चलता है कभी कभी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ कंसीडर द सेट क्यू नेगेटिव, जो कि होता है ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर, जो नेगेटिव रैशनल नंबर होते हैं उनका सेट, और क्यू पॉजिटिव रैशनल नंबर का सेट। देन क्यू नेगेटिव इंटरसेक्शन क्यू पॉजिटिव जो है वो 5 होगा। दैट इज दे हैव नो कॉमन एलिमेंट, तो इनमें कॉमन एलिमेंट हो ही नहीं सकता। दिस पेयर ऑफ सेट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट वी विल नाउ डिफाइन। ये पेयर जो है, ये सेट का पेयर जो है, ये एक एग्जाम्पल है जो कि अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं। डेफिनेशन, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इज 5। ए और बी को हमने दो सेट मान लिया, सच दैट ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 5 है। देन ए एंड बी जो होगा आर कोल्ड म्यूचुअली डिसजॉइंट और डिसजॉइंट। तो ए और बी जो है वो म्यूचुअली डिसजॉइंट है, यानी कि वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो अलग अलग हैं। तो इसको इस तरीके से दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सेट्स ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो डिसजॉइंट हो गए इन फिगर 7, जो है 7 फिगर में हमने देखा, तो आप देखेंगे कि ये डिसजॉइंट होते हैं। इन फैक्ट फॉर एनी सेट्स ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो 5 होता है, यानी कि वो डिसजॉइंट होता है। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे ए जो है और ए कॉम्प्लीमेंट में एक सिंपल सा आंसर है, एक्स अगर ए से बिलोंग कर रहा है तो एक्स ए कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग नहीं करेगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए से बिलोंग नहीं करेगा, तो इसलिए डिसजॉइंट होता है। नाउ लेट अस रिप्रेजेंट द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स बाय मींस ऑफ वेन डायग्राम। तो हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को वेन डायग्राम के द्वारा दिखाते हैं। कंसीडर कीजिए फिगर 8 जो कि यहाँ पे दे रखी है। द शेडेड रीजन जो है इसमें फिगर 8 में रिप्रेजेंट द सेट ए इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे शेडेड रीजन ये जो है ये इनका इंटरसेक्शन बताता है ए और सी का, विच इज नॉन एम्प्टी, जो कि नॉन एम्प्टी है, एज यू कैन सी, जो कि आप देख सकते हैं। आल्सो नोट दैट द रीजन्स रिप्रेजेंटिंग ए एंड बी डू नॉट ओवरलैप।
और जो रीजन है ए और बी का वो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, यानी कि इंटरसेक्शन नहीं कर रहे हैं। दैट इज ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाई है। दैट इज ए एंड बी आर डिसजॉइंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी जो है वो डिसजॉइंट है। फ्रॉम दिस डायग्राम वी कैन आल्सो सी दैट नाइदर इज ए इज द सबसेट ऑफ सी एंड नॉर द सी इज द सबसेट ऑफ ए। तो आप ये बोल सकते हैं कि इसमें ए जो है वो सबसेट नहीं है सी का, और ना सी जो है सबसेट है ए का। ये हम इसमें क्लियरली देख सकते हैं क्योंकि इनमें इंटरसेक्शन आ रहा है और ये पूरा यानी कि एनवलप नहीं कर रहे एक दूसरे को। फर्दर बोथ सी कॉम्प्लीमेंट ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट सी आर नॉन एम्प्टी सेट। तो नॉन एम्प्टी सेट है क्यों? क्योंकि इनका ये रीजन आ रहा है। तो हमने पहले पढ़ा है कि अगर कोई भी रीजन दे रखा है तो वो नॉन एम्प्टी सेट है, और अगर एम्प्टी सेट है तो उसका रीजन नहीं आएगा। सी हाउ मच इन्फॉर्मेशन अ वेन डायग्राम कैन कन्वे। तो ये एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे कि एक वेन डायग्राम कितनी सारी इन्फॉर्मेशन को कन्वे करता है एक सिंपल तरीके में। हमें इतना लिखना पड़ गया इसके लिए, इससे बढ़िया ये डायग्राम बना दिया हमने एक। नाउ गो बैक टू फिगर 4 फॉर अ मोमेंट। व्हाट सिचुएशन डज इट रिप्रेजेंट? इट शोज टू सेट्स ए एंड बी विथ ए इंटरसेक्शन बी। So the shaded area show the A intersection B is equal to A। तो ये दिखाता है हम फिगर 4 में। So far we have considered the intersection of two sets। अभी तक हमने इंटरसेक्शन ऑफ दो सेट को ही देखा है। Now let us consider intersection of more than two sets through an example first। तो अब हम एक से ज़्यादा सेट्स का इंटरसेक्शन देखेंगे। पहले हम ये एक एग्जांपल के द्वारा देखेंगे। तो एग्जांपल नंबर 6 पे आते हैं। एग्जांपल नंबर 6, let A, B and C be the sets of multiples of 3, 6 and 10 in N रिस्पेक्टिवली। तो ये जो है एबीसी क्या है? मल्टीपल ऑफ 3, 6 एंड 10 है नेचुरल नंबर के में। ऑब्टेन तो फिर हमें क्या रिस्पेक्टिवली ऑब्टेन क्या करना है हमें कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा। आल्सो ड्रॉ डायग्राम टू रिप्रेजेंट ऑल दिस सेट्स। तो आपको ये एक वेन डायग्राम भी बनाना है कि आप ये रिप्रेजेंट कर पाए ये सारे सेट को। तो ये भी आपको करना है। तो इसका हम सॉल्यूशन पे आते हैं यहाँ पे। हियर ए जो है वो क्या होगा? वो होगा 3x सच दैट x जो है वो बिलोंग करता है n से नेचुरल नंबर, और b जो है वो क्या है 6x क्योंकि मल्टीपल है 6 का, और x जो है वो बिलोंग करता है n से। और ऐसी c जो है c भी है 10x, तो 10 का मल्टीपल है तो, और x जो है बिलोंग करता है वो n से। अब हम देखेंगे लेट अस टेक यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू n। तो हमने यूनिवर्सल सेट n ले लिया। अब a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c क्या होगा? विल consist of those natural numbers that belong to all three of a intersection b intersection c। तो ये उनसे बिलोंग करेंगे। नेचुरल नंबर हमने क्यों बोला? क्योंकि ये एलिमेंट ऑफ यू बाय डेफिनेशन हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट ऑफ यू दैट आर कॉमन इन एबीसी। तो एलिमेंट क्या होंगे? वो नेचुरल नंबर जो कि एबीसी से बिलोंग करते हैं। तो इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? इक्वल टू में क्या होगा? एक्स बिलोंग्स टू एन सच दैट 3, 6, 10 जो है वो डिवाइड करते हैं एक्स से। तो ये जो कंडीशन है ये होनी चाहिए। तो ये हो गया। अब उसके बाद में सेकंड जो है एक्स बिलोंग्स टू एन सच दैट एक्स जो है वो 3 होगा, एक्स जो है वो 6b भी होगा, और एक्स जो है वो 10c भी होगा। तो एक मल्टीपल के रूप में यहाँ पे दिखा रखा है। फॉर सम ए बी सी बिलोंग्स टू एन, जो कि ए बी सी जो है वो एन से बिलोंग करता है। अब हम इसमें और क्या कर दिया हमने? एक्स बिलोंग्स टू एन सच दैट एक्स जो है वो एन से बिलोंग करता है सच दैट 30 डिवाइड्स एक्स। जो 30 जो है वो एक्स को डिवाइड करता है। ये एक तरीके से ये हो गया। तो क्यों क्यों करता है? क्योंकि अगर ये 30 तभी आएगा जब एक्स जो है इफ एंड ओनली 3, 6, 10 जो है वो डिवाइड एक्स करेंगे, तभी जाके 30 जो है एक्स को डिवाइड करेगा। ये कंडीशन है। तो इसके हिसाब से हमने 30 डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद में हम और कैसे लिख सकते हैं? और लिख सकते हैं हम 30y सच दैट एक्स बिलोंग सॉरी 30y सच दैट y बिलोंग्स टू नन। तो हमने इसको लिख दिया कि a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c जो होता है वो होता है 30y, यानी कि 30 का मल्टीपल होगा, और y जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। डिड यू नोटिस दैट 30 इज द एलसीएम ऑफ 3, 6, 10? 3, 6, 10 का एलसीएम जो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल वो है 30। तो इसलिए यहाँ पे 30 आया है। तो नाउ कंसीडर द वेन डायग्राम इन फिगर 9 where we show a b c and a intersection b intersection c in n। note that b जो है वो सबसेट है a का, एंड a कॉम्प्लीमेंट b डज नॉट इंटरसेक्ट c। तो यहाँ पे ये डायग्राम देख रहे थे फिगर 4 का। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि a जो है वो b को कंटेन कर रहा है उसके अंदर। यहाँ पे इंटरसेक्शन दे रखा है इनका इंटरसेक्शन। और आप यहाँ भी देखेंगे कि a कॉम्प्लीमेंट b जो है यानी कि ये पार्ट चंद्रमा की तरह, चांद की तरह, तो ये सी को जो है इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन किसने एक वेन डायग्राम ने इजीली कन्वे कर दी है। दिस एग्जाम्पल and your understanding of intersection will help you develop a definition of intersection of 3 or more sets। does this match the definition we now give? तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, आपने जो समझा इंटरसेक्शन को, और जो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, और तो आपको ये क्या लगता है कि ये जो डेफिनेशन अभी यहाँ पे नीचे दे रखी है, यहाँ पे जो दे रखी है डेफिनेशन, चेक करिए कि आपकी डेफिनेशन से मैच करती है कि नहीं करती है। यहाँ पे एक टर्म यूज होगी
इस तरीके से, जो कि डिनोट करती है फॉर ऑल या फिर फॉर एवरी, फॉर ऑल पढ़ते हैं हम इसको। तो इसके डेफिनेशन पे आते हैं आप। द इंटरसेक्शन ऑफ एन, सेट ए जो है, सेट जो है ए बी सी, इनका एन जो है, एन सेट्स का इंटरसेक्शन कर रहे हैं हम इन अ यूनिवर्सल सेट यू, जो कि यूनिवर्सल सेट यू में है, इज डिफाइंड टू बी द सेट, जो क्या सेट होंगे, एक्स बिलोंग्स टू यू सच दैट एक्स जो है वो सबसे बिलोंग करेगा, ए आई करके लिख दिया यहाँ पे, फॉर ऑल आई इज इक्वल टू में 1 to n। यहाँ पे जो आई जो है ये 1 to n हो सकता है, तो यानी कि x बिलोंग्स टू 1, x बिलोंग्स टू 2, ऐसे करके सो ऑन n तक। दिस इज डिनोटेड बाय ए जो है वो क्या होगा, a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन एंड सो ऑन करके an तक। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन बड़ा सा खींचा, हमने लिखा i जो है इज इक्वल टू में 1 और n तक, तो a हो गया i। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि i जो है वो 1 से n तक है, तो i यहाँ पे ये दिखा रखा है, और क्या है ए आई, यहाँ पे ये i की बात, ये वाली i की बात हो रही है। लेट अस लुक एट अनदर एग्जाम्पल इन्वॉल्विंग द इंटरसेक्शन ऑफ 3 सेट्स। अब हम एक और एग्जाम्पल जो है, जो कि इन्वॉल्विंग 3 सेट्स जो है उनको इन्वॉल्व करता है, उसको देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7, लेट एस जो है वो ये सेट मान लीजिए और टी को ये मान लीजिए। तो आपको क्या करना है, फाइंड करना है कि ए इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन क्यू क्या होगा। फर्दर फाइंड टू सेट्स ए एंड बी डिफरेंट फ्रॉम एस एंड टी। ऐसे दो सेट्स आपको और फाइंड करने हैं जो एस और टी से डिफरेंट हो, सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू में एस इंटरसेक्शन सी, सच दैट कि उनका इंटरसेक्शन जो है एस इंटरसेक्शन टी के इक्वल हो। तो चलिए अब इसके आंसर पे आता है सॉल्यूशन। नोट दैट एस जो है वो सबसेट है क्यू का, और टी जो है सबसेट है क्यू का, दोनों जो है क्यू के सबसेट्स हैं। देयरफॉर एस इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन क्यू जो है वो होगा एक्स बिलोंग्स टू क्यू सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एस एंड एक्स बिलोंग्स टू टी, जो कि होगा एस इंटरसेक्शन टी। सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ एस और ऑफ टी इज ऑलरेडी एन एलिमेंट ऑफ क्यू, क्योंकि जो एस और टी के जो सारे एलिमेंट है वो पहले से ही क्यू के एलिमेंट है, तो इसका यही मतलब होता है कि एस इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन क्यू जो है वो एस इंटरसेक्शन टी होगा। तब हम एक्स इंटरसेक्शन टी निकालेंगे। नाउ टेक एक्स बिलोंग्स टू एस इंटरसेक्शन टी। अब हमने मान लिया कि जो है एक्स जो है वो एक्स इंटरसेक्शन टी से बिलोंग करता है। एज एक्स इंटरसेक्शन जो है एक्स बिलोंग्स टू एस है, तो एक्स जो है वो पी बाई क्यू है। सो फॉर सम पी क्यू विथ टू पी इज इक्वल टू में क्यू, तो इसमें क्या है, टू पी जो है वो इक्वल टू में क्यू है, दैट इज एक्स इज इक्वल टू में पी 1 में 2p। तो p जो है वो नॉन जीरो है, यहाँ पे कंडीशन दे रखे p इज नॉट इक्वल टू में 0। एज x जो है वो बिलोंग करता है t से, तो x जो है 1/n हो गया। फॉर सम n इज इक्वल टू में n, यानी कि n जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, तो यहाँ पे ऐसा हो गया। सो यहाँ पे दे रखा है p/2p इज इक्वल टू में n, तो ये दे रखा है। तो शो दैट n इज इक्वल टू में 2, तो ये क्या शो करता है कि n जो है वो 2 है, तो x जो है वो 1/2 हो जाएगा। देयरफॉर जो s है इसका इंटरसेक्शन, और जो है x इंटरसेक्शन t इंटरसेक्शन q, यानी कि s और t का इंटरसेक्शन जो है वो आएगा 1/2, क्योंकि इसी में ये कंडीशन है कि ये इक्वल टू होना चाहिए। तो ये इक्वल टू तभी होगा, पहले तो देखिए p जो है 1 के इक्वल टू तभी होगा जब p इज इक्वल टू में 1 होगा। अगर p इज इक्वल टू में 1 है तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा 1/2, और ये n इज इक्वल टू में 2 तभी होगा जब n इक्वल टू में 2 होगा, तो ये हो गया n इज इक्वल टू में 2। तो x आ गया हमारा 1/2। नाउ फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, दूसरा पार्ट है जिसमें हमें लेट करना है a और b को। तो वी कैन फाइंड मैनी सच सेट्स a एंड b। फॉर इंस्टेंस हमने दो सेट ऐसे मान लिए, टेक ए जो है वो x से यानी कि r से बिलोंग करता है सच दैट x जो है वो स्मॉलर देन और इक्वल टू है 1/2, और b ऐसी देख लिया तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है 1/2 के, और x जो है वो q से बिलोंग कर रहा है। तो चेक दैट ए इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू में s इंटरसेक्शन c, जो कि होगा क्योंकि इन दोनों में 1/2 ही कॉमन आएगा, बाकी कॉमन नहीं आएंगे। तो अब ये हो गया हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल। तो ट्राई द फॉलोइंग एक्सरसाइज नाउ। तो अब ये बोल रहा है कि हमें ये फॉलोइंग एक्सरसाइज ट्राई करनी चाहिए। तो पहले आप इसको ट्राई कर लीजिए, उसके बाद हम इसके आंसर पे आते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज 20 पे आते हैं। लेट ए इज इक्वल टू में 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू में 3 4 5 6 एंड सी इज इक्वल टू में 1 4 7 8। तो डिटरमाइन करना है हमें, डिटरमाइन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमें डिटरमाइन करना है, और ये रिप्रेजेंट ऑल दीज सेट्स इन अ वेन डायग्राम, और ये जो सेट्स है इनको वेन डायग्राम के रूप में दिखाना है। और आल्सो हमें वेरीफाई करना है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और ये जो होता है ये इक्वल टू होता है ए इंटरसेक्शन बी सी इंटरसेक्शन बी। तो हमें ये प्रूव करना है। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 20 के आंसर पे आते हैं। तो आप देखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो इक्वल टू होता है 4। तो इसका आप देखेंगे, तो अगर आप करके देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आएगा 3 और 4, उसका इंटरसेक्शन करेगा अगर सी के साथ में तो हमारा आंसर आएगा 4, तो ये इक्वल टू हो गया। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है उसमें भी अगर करेंगे बी इंटरसेक्शन सी तो वो 4 आएगा,
उसका अगर हम ए के साथ में इंटरसेक्शन करेंगे तो उसका आंसर 4 आएगा। और इसी तरीके से अगर हम ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी करेंगे तो ए इंटरसेक्शन सी जो है वो आएगा 1 और 4, और ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आएगा, तो अगर उसका करेंगे हम, यानी कि इसका और इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4। और इसका अगर हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो आप देखेंगे उसके जो कॉमन सेक्शन होगा 3 सर्कल होंगे और उनके बीच का जो कॉमन सेक्शन है उसमें 4 आएगा और बाकी एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है इंटरसेक्शन बी होगा वो कॉमन आएगा 3 और 4 जैसे आएंगे और बाकी सारे एलिमेंट्स अलग अलग गोले में रहेंगे। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 21 पे आते हैं। इफ़ ए जो है वो इक्वल टू दे रखा है 6n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड बी जो है बी दे रखा है इज इक्वल टू में 4n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो आपको बताना है, एंड सी इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर का सेट है सी, तो आपको बताना है कि फाइंड कीजिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो हमें इन तीनों सेट्स का इंटरसेक्शन पता करना है। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 21 पे आते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो होता है इक्वल टू में ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी। तो हम ए बी अभी कर रखा है, वैसे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन सी पहले कर सकते हैं या फिर बी इंटरसेक्शन सी कर सकते हैं, पर अभी हम ए इंटरसेक्शन बी कर रहे हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी जो हमारा आ रहा है ये आ रहा है 12n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे 12 कैसे आया? तो 12 इसलिए आया क्योंकि हमारे जो नंबर दे रखे थे ए और बी के हिसाब से वो दे रखे थे 4n और 6n। तो हमने पहले एक एग्जांपल में देखा था कि जब भी हम ये 2 से ज़्यादा नंबर्स का लेते हैं तो हम उसका जैसे कि मल्टीपल जो होता है एलसीएम जो है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो है उसको लेते हैं। तो इन दोनों का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो है एलसीएम जो है वो आया है हमारा 12, क्योंकि 4 है और 6 है, इनका लोएस्ट जो कॉमन मल्टीपल है 12 है। तो 12n सच दैट n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। अब हमने इसका इंटरसेक्शन जो है वो उससे कर दिया सी से, तो इसका आंसर जो हमारा आया वो आया 5। सिंस सी इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड नो एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज अ प्राइम। और आप देख सकते हैं क्योंकि सी जो है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है और इसमें जो है कोई सा भी एलिमेंट जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो आप ये तो पहले देख लीजिए, क्योंकि 12 है, अगर 12 का मल्टीपल होगा तो वो प्राइम नंबर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 12 तो एक मल्टीपल हो गया, क्योंकि प्राइम नंबर के हिसाब से तो उसमें एक तो वो खुद होना चाहिए और एक 1 होना चाहिए उसका मल्टीपल, बस ये 2 मल्टीपल हो सकते हैं। पर इधर इस जो सी की डेफिनेशन अगर देखेंगे हम, यानी कि ये ए इंटरसेक्शन बी की डेफिनेशन देखेंगे हम, तो इसमें 12 तो एक मल्टीपल ये खुद हो गया, और अगर मान लेते कि ये n जो है इक्वल टू में 1 है तो 12 है, तो 12 के तो 2 मल्टीपल और है 4 और 6। तो इस तरीके से ये जो है ये इसका आंसर यानी कि 5 होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वट यू हैव शोन इन एक्सरसाइज 20 इज नॉट ओनली ट्रू फॉर दिस सेट्स, इट इज़ ट्रू फॉर एनी 3 सेट्स ए बी सी। तो ये क्या बोल रहा है कि हमने जो ये एक्सरसाइज 20 में जो दिखाया है ये इस सेट्स के लिए, ये सेट है इन्हीं सेट के लिए ट्रू नहीं है, ये सारे सेट जो ए बी सी है उनके लिए ट्रू है। जो कि हमने ये दिखाया कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है इसको बांट के हम इंटरसेक्शन कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल हमने एक्सरसाइज 21 में भी किया है। तो ये फैक्ट जो है ये हर एक सेट के लिए ट्रू है। तो फर्स्ट एंड सेकंड से इज दैट इंटरसेक्शन जो है इज एसोसिएटिव ऑपरेशन। तो ये पहला जो सेट जो है ये दिखाते हैं कि एसोसिएटिव ऑपरेशन है। उसके बाद में वी कैन कंबाइन दिस विथ 4 ऑफ थ्योरम 1, जो फोर्थ पार्ट था, सॉरी 7th पार्ट था थ्योरम 1 का, उसके साथ में अगर हम इसको कंबाइन करेंगे तो वी सी दैट वी कैन ऑब्टेन द इंटरसेक्शन ऑफ एनी एन सेट बाय इंटरसेक्टिंग एनी 2 ऑफ दिस सेट्स एट अ टाइम। तो क्या कह रहा है कि हम जो है इंटरसेक्शन किसी भी सेट का निकाल सकते हैं, एन सेट्स का निकाल सकते हैं एक टाइम पे 2 सेट्स को कंबाइन करके। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, इफ़ हमें 4 सेट दे रखे हैं ए बी सी डी और सेट्स जो हैं, और इसके बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पे जो इनका इंटरसेक्शन है ये दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। और यहाँ पे दे रखा है कि बी इंटरसेक्शन सी और इसका इंटरसेक्शन करके और ए इंटरसेक्शन डी, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। Thus, we choose to combine those sets whose intersection help us to find the overall intersection more quickly. तो हम वो इंटरसेक्शन जो है उन सेट्स को कंबाइन करते हैं पहले जिनकी हेल्प से हमें जो ओवरऑल इंटरसेक्शन जो है उसको ढूंढने में आसानी हो। लेट अस नाउ लुक एट अनदर ऑपरेशन ऑन सेट्स। अब हम जो सेट्स के एक अनदर ऑपरेशन है उसके ऊपर देखते हैं। तो सब सेक्शन 1.5.3 पे आते हैं यूनियन। लेट अस अगेन कम बैक टू द सेट्स n एंड 01। तो हम फिर से अब वापस आते हैं हमारे 2 सेट्स पे जो कि है n और 01। यू हैव सीन दैट, आपने ये देख रखा है कि n कॉम्प्लीमेंट 01 जो है वो होगा 2 3 4 और सो ऑन, उसमें हम 0 और 1 को हटा देंगे। तो एंड जो n इंटरसेक्शन 01 होगा इसका होगा 1। नाउ कंसिडर द सेट कंसिस्टिंग ऑल द एलिमेंट्स इन n अलॉन्ग विथ ऑल द एलिमेंट्स इन 01। तो ये बोल रहा है कि अब हम एक ऐसा सेट कंसिडर करते हैं जिसमें n के सारे एलिमेंट्स होंगे और 01 के भी सारे एलिमेंट्स होंगे। व्हाट विल दिस सेट बी? तो ये सेट क्या होगा? इट विल बी 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये सेट जो है ये होगा, और इस सेट को हम जानते हैं कि ये होल नंबर है, द सेट ऑफ होल नंबर W। नोट दैट 1 इज रिपीटेड व्हेन वी टेक द एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स, बट वी डू नॉट रिपीट एन एलिमेंट इन लिस्टिंग अ सेट
एज नोटेड इन सेक्शन 1.2। तो ये बोल रहा है कि हम जो है यहाँ पे देखेंगे, आप यहाँ पे भी 1 है, इसमें 0 1 में 1 है, और अगर आप नेचुरल नंबर का सेट देखेंगे तो पहला जो एलिमेंट आता है उसमें 1 ही आता है। तो इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। तो पर हम इसका जो है कॉम्बिनेशन सेट है जो, उसमें हम 1 को रिपीट नहीं करते। तो ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि हमने पहले लिख रखा है कि हम इसको रिपीट नहीं करते। सेक्शन 1.2 में हमने ये बता रखा है। अगेन कंसीडर द सेट, जो है हम कंसीडर करते हैं सेट ए, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर और सच दैट एक्स जो है वो 10 से छोटा और इक्वल है, एंड बी इज इक्वल टू में एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स जो है रियल नंबर है, सच दैट एक्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है 10। टेक द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए एंड ऑल दोज इन बी। तो हम ये क्या कर रहे हैं कि एक सेट लेते हैं जिसमें सारे एलिमेंट्स है जो कि ए में भी है और बी में भी है। दिस विल बी आर, जो ये होगा ये आर होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे बिकॉज एनी रियल नंबर विल बी ईदर लेस देन और इक्वल टू 10 और ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो कोई सा भी रियल नंबर होगा वो या तो छोटा होगा 10 से या फिर इक्वल टू होगा, या फिर बड़ा होगा 10 से या फिर इक्वल टू होगा। तो 10 विल बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। ए और बी में जो है 10 जो है वो दोनों में बिलोंग करेगा, पर हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। पर जिनका सेट जो होगा, ये कंबाइंड सेट जो होगा वो होगा रियल नंबर। दिस एग्जाम्पल लीड अस टू डिफाइन द ऑपरेशन वी आर अंडरटेकिंग इन दैम। ये जो है ये हमें एक्सप्लेन करने में, ऑपरेशंस को डिफाइन करने में मदद करता है, जो कि इसमें हम बात कर रहे हैं। तो चलिए अब डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन, लेट ए एंड बी टू सेट्स इन अ यूनिवर्सल सेट यू। The set of all those elements of U which belong either to A or to B or to both A and B is called the union of A and B। तो ये मान लीजिए आप A और B जो है वो दो सेट है जो कि यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करते हैं। तो ये सेट जो है, ये एलिमेंट्स जो है ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं विच बिलोंग ईदर, जो है या तो ए से बिलोंग करते हैं या तो बी से बिलोंग करते हैं, या फिर वो दोनों से बिलोंग करते हैं। तो इसको कहा जाता है यूनियन। तो यूनियन जो है ये उन एलिमेंट्स का सेट है जो कि या तो ए से बिलोंग करेंगे या बी से बिलोंग करेंगे या फिर दोनों से बिलोंग करेंगे। तो दिस इज सिंबॉलिकली रिटन एज ए यूनियन बी एंड इज रीड एज ए यूनियन बी। तो इसको ए यूनियन बी के पढ़ा जाता है और इस तरीके से लिखा जाता है इसको। दस ए यूनियन बी इज इक्वल टू में एक्स बिलोंग्स टू यू। तो ए यूनियन बी होता क्या है? ये होता है एक्स यूनियन जो है यूनिवर्सल सेट से बिलोंग कर रहा है, सच दैट एक्स जो है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, या फिर यू सेट बी से बिलोंग कर रहा है, या फिर वो जो है सेट जो है ए इंटरसेक्शन बी इससे बिलोंग कर रहा है। हाउ एवर यू नो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ ए। आप जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट होता है ए का, और सो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। तो एक्स अगर ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग करेगा, इसका मतलब एक्स जो है वो ए से बिलोंग करेगा। देयरफॉर वी रिमूव द रिपीटिशन विच इज ए इंटरसेक्शन बी। तो हम जो रिपीटिशन है इंटरसेक्शन बी उसको हम रिमूव कर देते हैं और इसको ऐसे लिखते हैं कि ए यूनियन बी जो है वो है एक्स सच दैट एक्स जो है वो ए से बिलोंग करता है या फिर एक्स जो है वो बी से बिलोंग करता है। इन दोनों सेट में से किसी में से वो बिलोंग करता है। तो इधर एक डायग्राम भी दे रखा है इसके लिए। सो फॉर एग्जाम्पल, एट द बिगेनिंग ऑफ दिस सब सेक्शन यू हैव सीन दैट ए यूनियन 01 जो है, सॉरी एन यूनियन 01 जो है वो होल नंबर होता है। एंड ये एग्जाम्पल हमने देखा था कि आर अगर हम मान रहे हैं एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स जो है वो स्मॉलर देन 10 है, और इसका यूनियन, और एक्स ग्रेटर देन 10 इसका यूनियन रियल नंबर होता है। बिफोर गोइंग फर्दर वी मेक अ रिमार्क। तो अब आगे बढ़ने से पहले हम ये रिमार्क देना चाहेंगे, रिमार्क नंबर 12। सिंस ए यूनियन बी जो है कंसिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एज वेल एज बी, इट फॉलोज दैट। तो ये जो है यूनियन बी जो है वो सारे एलिमेंट ए और बी के बिलोंग करते हैं उससे। तो हम ये बोलेंगे कि ए इंटरसेक्शन जो है, ए जो है सबसेट है ए यूनियन बी का, और बी भी एक सबसेट है ए यूनियन बी का, क्योंकि ए और बी के सारे एलिमेंट ए यूनियन बी से बिलोंग करते हैं। इनफैक्ट ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट है ए का, और ए जो है वो सबसेट है ए यूनियन बी का। वी कैन शो दिस फैक्ट इन अ वेन डायग्राम एज शोन इज फिगर 10। तो हम ये जो फैक्ट है ये वेन डायग्राम 10 जो है फिगर 10 में ये दिखा रखा है, तो इसको इसमें दिखा सकते हैं। अब इसमें ये देख लीजिए आप, ए जो है यहाँ पे एक सेट है ए और बी जो है इसको दिखा रखा है, इनकी लाइनिंग डिफरेंटली की गई है। तो ये वाली लाइनिंग वाला है जो ये सेट हो गया बी, और हॉरिजॉन्टली लाइनिंग वाला ए है और वर्टिकल लाइनिंग वाला बी है। इनका जो यहाँ पे ये चेक्स जहाँ पे बन रहे हैं, ये दोनों लाइनें जो इंटरसेक्ट कर रही है, ये जो हमारा सेक्शन है ये है हमारा ए इंटरसेक्शन बी, और जो भी एरिया जिनमें भी लाइनिंग हो रखी है वो हमारा है ए यूनियन बी। तो आप देखेंगे कि ए यूनियन बी तो ये हो गया पूरा, और इसके अंदर ए आ रहा है और बी आ रहा है, और इसके अंदर आप देखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इन दोनों के अंदर आ रहा है, ए के अंदर भी आ रहा है और ए यूनियन बी के अंदर भी आ रहा है। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल 8 में आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, फाइंड एन यूनियन जेड। तो हमें नेचुरल नंबर यूनियन इंटीजर्स को निकालना है। आल्सो शो दिस इन अ वेन डायग्राम, और इसको हमें वेन डायग्राम में भी शो करना है।
इसका सॉल्यूशन है n इज इक्वल टू में 1 2 3 एंड सो ऑन, ये हमारा n हो गया, और z जो है वो इक्वल टू में है -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, आगे और पीछे दोनों तरफ से। वी वांट टू फाइंड n यूनियन z इज इक्वल टू में x सच दैट x बिलोंग्स टू n और x बिलोंग्स टू z। तो हमें n यूनियन z निकालना है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये एलिमेंट जो होगा x होगा, और x जो है वो या तो n से बिलोंग करेगा या तो फिर z से बिलोंग करेगा। सिंस जो है n जो है वो एक सबसेट है z का, तो जो x अगर n से बिलोंग करेगा इसका मतलब x जो है वो z से बिलोंग कर रहा है। दिस टेल्स अस दैट n यूनियन z जो है वो होगा x सच दैट x बिलोंग्स टू z। इसका मतलब ये होगा जो कि हो जाएगा इक्वल टू z। द वेन डायग्राम इज गिवन इन फिगर 10 11। तो हमें फिगर 11 में ये वेन डायग्राम दे रखा है, इन विच z इज टेकन एज द यूनिवर्सल सेट, जिसमें हमने z को जो है यूनिवर्सल सेट ले रखा है। तो z हमने ले लिया यूनिवर्सल सेट और उसके अंदर n है, तो ये शेडेड रीजन जो है ये हो गया हमारा n यूनियन z। एग्जाम्पल नंबर 8 इज अ पार्टिकुलर फैक्ट ऑफ द जनरल फैक्ट दैट वी नाउ स्टेट एंड प्रूफ। तो जो एग्जाम्पल नंबर 8 जो है ये एक पार्टिकुलर फैक्ट है जो कि हम अब स्टेट और प्रूव कर रहे हैं। तो थ्योरम नंबर 2 जो कि हम अब स्टेट करेंगे, फॉर एनी टू सेट्स ए और बी जो है उसमें ए सबसेट है बी का, इसका मतलब ये होता है कि ए यूनियन बी जो है वो इक्वल टू में बी है। तो इसका प्रूफ करते हैं अब हम। हियर वी हैव टू प्रूव टू स्टेटमेंट्स। तो इधर हमें दो स्टेटमेंट को प्रूव करना होगा। वन इज दैट इफ ए है सबसेट बी का, देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू में बी। The other is the converse, namely if A union B is equal to में B, then A is the subset of B। तो दूसरी जो होगी सिचुएशन ये है कन्वर्स होगी, जो नेमली क्या बोलेंगे जिसको कि A यूनियन अगर B है इज इक्वल टू में B है। अगर हमने मान लिया A यूनियन B इज इक्वल टू में B है, देन जो A जो है वो सबसेट है B का। बट फर्स्ट लेट अस अज्यूम A इज द सबसेट ऑफ B। तो पहले हम मान लेते हैं कि A जो है वो सबसेट है B का, एंड लेट अस प्रूव दैट A यूनियन B इज इक्वल टू में B। तो और मान लेते हैं कि A यूनियन B जो है वो B है। फॉर दिस टेक एनी x बिलोंग्स टू A यूनियन B। तो इसके लिए हम क्या मान लेते हैं कि x जो है वो A यूनियन B से बिलोंग करता है। इफ x जो है वो A से बिलोंग करता है, देन x जो है वो B से बिलोंग करता है। सिंस A जो है वो सबसेट है B का, क्योंकि हमने ये मान लिया है, तो अगर x A से बिलोंग करेगा तो x B से भी बिलोंग करेगा। और इफ x डजंट बिलोंग्स टू A, देन 2x बिलोंग्स टू B। तो अगर x जो है वो इससे बिलोंग ना भी करे, नहीं करता, तब भी x जो है वो B से बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि x जो है वो A यूनियन B से बिलोंग करता है, जो कि हमने यहाँ पे ले रखा है कि x जो है हम कंडीशन क्या ले रहे हैं, x की बात कर रहे हैं जो कि x यूनियन A यूनियन B से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे ये दिखा रखा है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। सो एवरी एलिमेंट ऑफ A यूनियन B जो है इज एन एलिमेंट ऑफ B, दैट इज A यूनियन B इज द सबसेट ऑफ B। तो इस तरीके से हम क्या दिखा सकते हैं कि एवरी एलिमेंट जो है A यूनियन B का, वो एलिमेंट जो है वो B से बिलोंग करता है, और A यूनियन B जो है वो एक सबसेट है B का। आल्सो वी नो दैट B इज द सबसेट ऑफ A यूनियन B। तो हमें पता है कि B जो है वो सबसेट होता है A यूनियन B का, क्योंकि हमने ये फैक्ट प्रूव कर रखा है। A जो है वो सबसेट होता है A यूनियन B का, और B जो होता है वो भी सबसेट होता है A यूनियन B का। देयरफॉर यूजिंग रिमार्क 7 का हम यूज़ करते हुए, जो कि है कि हम अगर दोनों साइड को A अगर B का सबसेट है और B अगर A का सबसेट है तो इसको इक्वल टू प्रूव कर सकते हैं। तो उसी रिमार्क का हम इस्तेमाल करते हुए वी कैन प्रूव दैट A यूनियन B जो है वो इक्वल टू B है, क्योंकि हमने दोनों प्रूव कर दिया है। हमने पहले तो ये A यूनियन B सबसेट है B का ये प्रूव कर दिया, और B जो है वो सबसेट है A यूनियन B का, तो इसलिए ये इक्वल टू में आ गया है। कन्वर्सली अज्यूम दैट A यूनियन B जो है वो B है। वी आल्सो नो दैट A जो है वो सबसेट है A यूनियन B का, और हेंस जो है A जो है वो सबसेट है B का, विच इज़ व्हाट वी वांट टू प्रूव। जो कि हमें प्रूव करना था, तो यही था प्रूव करना कि A जो है वो सबसेट है B का। यू कैन यूज दिस थ्योरम वाइल सॉल्विंग द फॉलोइंग एक्सरसाइज। अब ये बोल रहा है कि आप ये थ्योरम जो है ये फॉलोइंग एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले यहाँ पे एक नोट दे रखा है जो कि है यू कैन आल्सो सी द वीडियो एट दिस। तो आप इस URL पे क्लिक करके, यानी कि सर्च करके आप ये वीडियो जो आएगी उसको देख सकते हैं। तो अब आप इसको ट्राई कर लीजिए, इन एक्सरसाइज को एक बार ट्राई कर लीजिए, उसके बाद हम इस पे आते हैं। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 22 पे आते हैं। फॉर एनी 3 सेट्स A B C अगर दे रखा है इन अ यूनिवर्सल सेट U, शो दैट हमें शो करना है कि A यूनियन A जो है वो इक्वल टू A होगा, और सेकंड जो है वो प्रूव करना है कि A यूनियन B जो है वो इक्वल टू होगा B यूनियन A। दैट इज द ऑपरेशन ऑफ यूनियन इज कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव प्रूव करना है कि यूनियन जो ऑपरेशन है ये कम्यूटेटिव होता है। इसके बाद में थर्ड पार्ट जो है हमें ये प्रूव करना है कि A यूनियन फाई जो है वो इक्वल टू में A होता है। इसके बाद में फोर्थ पार्ट है इफ A जो है वो सबसेट है C का और B जो है वो सबसेट है C का, तो हमें ये प्रूव करना है कि A यूनियन B जो है वो होगा सबसेट C का। अब फिफ्थ पार्ट हमारा आता है A यूनियन कॉम्प्लीमेंट A जो है वो हमारा होता है यूनिवर्सल सेट, हमें ये प्रूव करना है। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 22 के आंसर पे आते हैं। तो इसका फर्स्ट का आंसर है सिंस
ए है सबसेट बी का, ए जो है वो सबसेट होता है ए का, क्योंकि खुद का सबसेट होता ही है। बाय थ्योरम 2 जो है, थ्योरम 2 का हम इस्तेमाल करते हुए हम ये कह सकते हैं कि ए यूनियन ए जो है वो इक्वल टू होगा ए। तो सेकंड जो पार्ट है इसका सेकंड में देखते हैं। तो एक्स अगर बिलोंग करता है ए यूनियन बी से, तो इसका मतलब ये है कि एक्स जो है वो ए से बिलोंग करता है, और या तो एक्स जो है वो बी से बिलोंग करता है। इसका जो मतलब हुआ ये हुआ कि एक्स जो है वो बी से बिलोंग करता है या फिर ए से बिलोंग करता है, इंटरचेंज कर दिया, मतलब सेम ही रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ, इंप्लाइज दैट और इज इंप्लाइड बाय, एक्स जो है वो बिलोंग करता है बी यूनियन ए से। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये जो है ये यूनियन जो है ये कम्यूटेटिव है। तो हमारा आ गया ए यूनियन बी जो है इज इक्वल टू में बी यूनियन ए। तो इस तरीके से हमने ये प्रूव कर दिया। थर्ड पार्ट हमारा आता है, जैसे कि आप देखेंगे कि फाई जो है वो किसी भी सेट का एक सबसेट होता है। तो फाई जो है वो सबसेट है ए का। इसका मतलब ये होता है कि ए यूनियन फाई जो है वो इक्वल टू ए होगा, क्योंकि जो सबसेट है ये तो इसका सबसेट है। तो जो बड़ा सेट होता है उसको यूनियन का अगर यूनियन करेंगे किसी एक सबसेट से, तो बड़ा वाला सेट जो है जो सुपर सेट है वो आता है, तो ए आएगा। बाय थ्योरम 2, ये भी थ्योरम 2 के हिसाब से आया है। अब फोर्थ जो है, फोर्थ देख लेते हैं। लेट कर लीजिए कि एक्स जो है वो ए यूनियन बी से बिलोंग करता है। तो एक्स ए यूनियन बी से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ये है कि एक्स जो है वो ए से बिलोंग करेगा, या तो एक्स जो है वो बी से बिलोंग करेगा। इन ईदर केस जो है एक्स जो है वो सी से बिलोंग करेगा। कोई सा भी केस हो, अगर एक्स जो है वो ए से बिलोंग करे या बी से बिलोंग करे, क्योंकि ए जो है वो सबसेट है सी का और बी भी सबसेट है सी का, तो एक्स जो है वो सी से बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक्स जो है ए यूनियन बी से बिलोंग करेगा, इसका मतलब एक्स जो है वो सी से बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए यूनियन बी जो है वो सबसेट है सी का। तो इसके बाद में हम फिफ्थ के आंसर पे आते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारा बाय फोर्थ, जो फोर्थ अबव दे रखा है हमें यहाँ पे, फोर्थ जो दे रखा है, इससे हम ये बता सकते हैं कि ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ए जो है वो सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का। नाउ लेट अस शो दैट यूनिवर्सल सेट इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ए। अब हमें ये प्रूव करना है कि ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ए का सबसेट जो है वो यूनिवर्सल सेट है। तो मान लीजिए कि x जो है वो यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करता है, देन इधर x बिलोंग्स टू a और x डजंट बिलोंग्स टू a। तो इसका मतलब ये है x जो है या तो वो a से बिलोंग करेगा या तो a से बिलोंग नहीं करेगा। दैट इज ईदर x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लीमेंट a, जो कि है कॉम्प्लीमेंट a जो है उससे बिलोंग करेगा। तो x जो है या तो a से बिलोंग करेगा या फिर x जो है वो कॉम्प्लीमेंट a से बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, सो x बिलोंग्स टू a यूनियन कॉम्प्लीमेंट a। तो इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो मस्ट है कि वो बिलोंग करेगा या तो ए से या फिर कॉम्प्लीमेंट जो है उनका कॉम्प्लीमेंट ए से बिलोंग करेगा। तो इनका यूनियन कर देंगे तो उससे तो पक्का बिलोंग करेगा। देयरफॉर यूनिवर्सल सेट जो है वो सबसेट होता है ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ए का। हैंस द इक्वालिटी इज प्रूवन। तो इसलिए इक्वालिटी प्रूवन होगी, क्योंकि ए जो है अगर सबसेट है उसका बी का और बी जो है सबसेट ए का, तो वो इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि यूनिवर्सल सेट है ये सबसेट है ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ए का, और ए कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ए जो है वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। तो यहाँ पे ये प्रूफ हो गया है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज 23 पे आते हैं। लेट यू बी द रियल लाइन। आप यूनिवर्सल सेट को रियल लाइन मान लीजिए आर। ए जो है उसको मान लेते हैं हम एक्स बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर से बिलोंग करता है, सच दैट एक्स जो है वो 0 से 1 के बीच में है। बी को मान लेते हैं कि एक्स जो है वो आर से बिलोंग करता है, उसके एलिमेंट आर से रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, और जो एक्स जो है वो 1 से 3 के बीच में है। डिटरमाइन ए यूनियन बी, तो हमें ए यूनियन बी को निकालना है। आल्सो फाइंड टू डिस्टिंक्ट सबसेट्स टी एंड एस एंड टी ऑफ आर, रियल नंबर के ही ये सबसेट्स निकालने हैं, डिफरेंट फ्रॉम ए एंड बी, जो कि ए और बी से डिफरेंट हो, सच दैट एस यूनियन टी जो है वो इक्वल टू होगा ए यूनियन बी के। तो हमें कोई ऐसे दो अलग सेट्स निकालने हैं, जो कि पहली कंडीशन है कि वो रियल नंबर से ही बिलोंग करने चाहिए, और उनका इंटरसेक्शन जो यूनियन जो है वो इक्वल टू होना चाहिए एस यूनियन टी के। जस्टिफाई योर चॉइस ऑफ एस एंड टी, तो आपको जस्टिफाई करना है कि आपने एस जो लिया है और जो टी जो लिया है वो क्यों लिया है, इसको जस्टिफाई भी करना है। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 23 के आंसर पे आते हैं। तो ए यूनियन बी जो है वो हमारा होगा एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स जो है वो 0 और 3 के बीच में है। तो उनका यूनियन कर दिया तो हमारा ये आंसर आ गया। अब टेक कर लेते हैं हम एस को, जो है एक्स हम मान लेते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू क्यू सच दैट 0 से वो 3 के बीच में है, और टी को हम मान लेते हैं टी है एक्स बिलोंग्स टू आर कॉम्प्लीमेंट क्यू सच दैट 0 से और 3 के बीच में है एक्स। तो ये हमने मान लिया। एक तो ये मान लिया कि क्यू से है, और एक मान लिया कि ये आर से है पर क्यू से नहीं है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन यूनियन जो होगा वो एकदम सेम रहेगा। देन एस यूनियन टी जो है वो सबसेट होगा ए यूनियन बी का। तो ये ए यूनियन बी का सबसेट हो गया, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स जो है ये इससे बिलोंग करेंगे। आल्सो फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी जो है एक्स इज इधर रैशनल नंबर और रियल नंबर, रैशनल नंबर होगा या फिर रैशनल नंबर होगा या फिर इरेशनल नंबर होगा।
तो अकॉर्डिंगली वी कैन से दैट एक्स जो है वो या तो एस से बिलोंग करेगा या तो वो टी से बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए यूनियन बी जो है वो सबसेट हो गया एस यूनियन टी के। तो इसका मतलब ये है कि एस यूनियन टी जो है वो इक्वल टू है ए यूनियन बी के। There can be several other pairs S and T that satisfy the requirement. Look for at least one more pair. तो ऐसे ही एक more pair के ऊपर हमें देखना है कि यहाँ पे तो बहुत सारे एलिमेंट्स यानी कि पेयर हो सकते हैं सी एस और टी के। तो हम एक और पेयर को कैसे ढूंढेंगे? तो हम मान सकते हैं, देख लीजिए आप, पहले हमें दो सेट लिए थे हमने। ए लिया था हमने कि 0 से 1 के बीच में है, और ये लिया था हमने बी को हमने लिया था 1 से 3 के बीच में है। तो ऐसे ही हम मान लेते हैं कि एक्स जो है वो बिलोंग करता है आर से, जहाँ पे ए जो है वो 1 से 2 के बीच में है, और बी जो है वो भी आर से बिलोंग करता है, रियल नंबर से बिलोंग करता है, और एक्स जो है उसमें जो है वो है 2 और 3 के बीच में है एक्स। तो इस तरीके से हमारा जो है ये इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, पर ए और बी जो है वो अलग होंगे, डिफरेंट है। तो इस तरीके से हम ये एक और हमने निकाल दिया, और आप भी एक और निकाल सकते हैं। ऐसी बहुत सारे पेयर के बन सकते हैं। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 24 पे आते हैं। व्हाट कैन यू शो अबाउट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी इफ ए यूनियन बी इज 5। तो आप क्या कह सकते हैं कि एलिमेंट जो नंबर ऑफ एलिमेंट जो है ए और बी में क्या होंगे अगर ए यूनियन बी जो है वो 5 है। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि इसमें बोला जाएगा या तो एलिमेंट जो है वो ए से बिलोंग करे या तो बी से बिलोंग करे। अगर ए यूनियन बी 5 है तो इसका मतलब ये है कि ए भी 5 और बी भी 5 है, तो इसका एलिमेंट जो होगा वो नन होगा। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं एक्सरसाइज नंबर 24 के आंसर पे कि सिंस जो है ए जो है वो सबसेट है ए यूनियन बी का, तो इसका मतलब है अगर ए यूनियन बी 5 है तो ए जो है वो किसका सबसेट हो गया? 5 का। तो इसका मतलब ए सबसेट है 5 का, और 5 जो है वो ए का सबसेट होता ही है, तो इसका मतलब ए जो है इक्वल टू में 5 हो गया। सिमिलरली बी जो है वो भी 5 हो गया। तो इसका मतलब ये है अगर ए यूनियन बी 5 है तो ए भी 5 है और बी भी 5 है। आप इस तरीके से इसको लिखेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जस्ट एज इन द केस ऑफ इंटरसेक्शन वी कैन डिफाइन द यूनियन ऑफ 3 और मोर सेट्स इन अ वेरी नेचुरल वे। हम जो है यूनियन को 3 4 5 सेट्स का ऐसे नेचुरल वे में दिखा सकते हैं, जो कि हम जिस तरीके से हमने इंटरसेक्शन में दिखाया था। डेफिनेशन: द यूनियन ऑफ एन सेट्स जो है, एन सेट्स का यूनियन जो है वो होगा A1 A2 A3 ऐसे करके इन अ यूनिवर्सल सेट U इज द सेट X बिलोंग्स टू U सच दैट X जो है वो AI से बिलोंग करता है फॉर I सच दैट जो I जो है वो A1 से लेकर N तक है। तो अगर हम किसी भी सेट्स जो है N सेट्स का अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं या सॉरी यूनियन करते हैं तो वो होगा X बिलोंग्स टू U। X जो है वो U से बिलोंग करेगा सच दैट X जो है वो AI से बिलोंग कर रहा है। X जो है A1 2 3 उनसे बिलोंग कर रहा है, जहाँ पे I जो है ये 1 से लेकर N तक किसी कोई सा भी नंबर हो सकता है। दिस इज डिनोटेड बाय A1 A2 A3 जो है इनका यूनियन करके AN तक, और हम इसको दिखा सकते हैं, बड़ा U डालेंगे, ऊपर लिखेंगे N और नीचे लिखेंगे I इज इक्वल टू में 1, यानी कि I जो है 1 से लेकर N तक AI के लिए, जहाँ पे I की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है इस I के लिए। लेट्स कंसिडर एन एग्जाम्पल। तो अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9, फाइंड ए यूनियन बी यूनियन सी। हमें ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, जहाँ पे ए जो है वो ये दे रखा है, बी दे रखा है और सी दे रखा है। आल्सो चेक वेदर ए यूनियन बी जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ए है या नहीं है। तो ये भी प्रूव कर देखना है हमें। तो इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। यू कैन चेक दैट ए यूनियन बी यूनियन सी जो है वो होगा 1 2 3 4, ये होगा। तो आल्सो ए यूनियन बी जो है वो होगा 1 2 3 4 5 जो है ये सेम रहेगा। ऐसी ए कॉम्प्लीमेंट बी जो है वो होगा 1 और बी कॉम्प्लीमेंट ए जो है वो होगा 4 5। ए इंटरसेक्शन बी जो है 2 3 होगा। देयरफॉर ए कॉम्प्लीमेंट बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ए जो होता है वो सेम रहता है ए यूनियन बी के, क्योंकि ये इन्हीं के पार्ट्स हो गए, तो पार्ट्स हो गए उन्हीं के, तो ये जो है सेम रहेगा एकदम। इन द एग्जाम्पल अबव यू कैन आल्सो सी दैट ए यूनियन बी यूनियन सी जो है इज द सेम एज ए यूनियन बी यूनियन सी एज वेल एज ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये जो है ए यूनियन बी यूनियन सी जो है ये इन दोनों के इक्वल है। What we had noticed in example number 9 are particular cases of the general facts that we ask you to prove in the following exercise। तो जो एग्जाम्पल नंबर 9 में है ये हमने क्या देखा, एक जनरल फैक्ट है जो कि हमें आपको यानी कि हमें प्रूफ करना है एक्सरसाइज जो हमें दे रखी है अपकमिंग एक्सरसाइजेज में, जो कि एक्सरसाइज नंबर 25 और 26 है। तो अब हम इसको करेंगे। इससे पहले हम यहाँ पे एक नोट दे रखा है, इसको देख लेते हैं। द ऑपरेशन ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स इज एसोसिएटिव। तो ऑपरेशन जो होता है यूनियन का ऑफ सेट्स का ये एसोसिएटिव होता है। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 24 पे आते हैं। फॉर एनी 3 सबसेट्स ए बी सी हैं ऑफ अ यूनिवर्सल सेट, अगर कोई से भी यूनिवर्सल सेट के 3 सबसेट्स है ए बी सी, सो दैट ए यूनियन बी यूनियन सी जो है वो इक्वल टू होगा ए यूनियन बी यूनियन सी के, और ए यूनियन जो है बी यूनियन सी के, इसके इक्वल होगा ये। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 25 के आंसर पे आते हैं।
फर्स्टली लेट अस शो दैट ए यूनियन बी जो है यूनियन सी इज इक्वल टू होता है ए यूनियन बी यूनियन सी के। तो सिंस आप देखेंगे कि ए यूनियन बी जो है वो सबसेट है ए यूनियन बी यूनियन सी का, और सी जो है वो सबसेट है ए यूनियन बी यूनियन सी का, हम ये कह सकते हैं कि बाय इक्वेशन जो हमने एक्सरसाइज 22 की थी उसके हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि ए यूनियन बी जो है और यूनियन सी, इन दोनों का यूनियन करेंगे तो ये सबसेट होगा ए यूनियन बी यूनियन सी के। तो कन्वर्सली हम ये कह सकते हैं कि ए यूनियन, अगर एक्स जो है ए यूनियन बी यूनियन सी से बिलोंग कर रहा है तो एक्स जो है वो ए से बिलोंग करेगा, या तो एक्स जो है बी से बिलोंग करेगा, या तो एक्स जो है सी से बिलोंग करेगा, क्योंकि ये इनका यूनियन है। तो इफ एक्स जो है वो बिलोंग करता है ए से, तो इसका मतलब ये है कि एक्स जो है वो ए यूनियन बी से बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए यूनियन बी जो है वो सबसेट हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी के। और सिमिलरली इसी तरीके से अगर एक्स जो है वो बी से बिलोंग करता है, या फिर एक्स जो है वो सी से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ये हो कि एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी से, क्योंकि ये सी से बिलोंग कर रहा है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं दस ए यूनियन बी यूनियन सी जो है वो सबसेट हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी के। तो इसलिए देयरफॉर ए यूनियन बी यूनियन सी जो है वो इक्वल टू हो जाता है ए यूनियन बी यूनियन सी के। यू कैन सिमिलरली शो दैट ए यूनियन बी यूनियन सी जो है वो इक्वल टू है ए यूनियन बी यूनियन सी के। तो इसी तरीके से हम सिमिलरली ये दिखा सकते हैं कि ये जो है ये भी होगा। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 26 पे आते हैं। फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी शो दैट ए यूनियन बी जो है वो इज इक्वल टू होता है ए कॉम्प्लीमेंट बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन ए के। और यहाँ पे एक ब्रैकेट में दे रखा है वी डिपिक्ट दिस सिचुएशन इन द वेन डायग्राम इन फिगर 12। तो फिगर 12 में जो हमें ये डायग्राम दे रखा है इसको हम इस डायग्राम से डिपिक्ट करते हैं। यहाँ पे दिखा रखा है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक ब्रैकेट यानी कि स्क्वायर में दे रखा है कि यूनियन सेट, यूनियन यानी कि यूनिवर्सल सेट है ये, और यहाँ पे इसका यूनियन दिखा रखा है। तो ए यूनियन बी ये पूरा हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट बी जो है वो ये हो गया लाइनिंग वाला सेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ये हो गया शेडेड रीजन, और बी जो है सॉरी बी कॉम्प्लीमेंट ए जो है वो हो गया डॉटेड रीजन, और ए कॉम्प्लीमेंट बी हो गया लाइनिंग वाला रीजन। तो इस तरीके से है। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 26 के आंसर पे आते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट बी जो है वो सबसेट होता है ए का, और ए जो है वो सबसेट होता है ए यूनियन बी का। तो यहाँ पे एक चीज़ ये प्रूफ होगी। और फिर उसके बाद में क्या है कि बी जो होता है बी कॉम्प्लीमेंट ए वो सबसेट होता है बी का, क्योंकि ये इससे बिलोंग करेगा, बी से है और इससे नहीं है तो बी से तो है ना, तो बी ये सबसेट हो गया बी का। और बी जो है वो सबसेट होता है ए यूनियन बी का। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट होता है ए का या फिर बी का, दोनों का होता है। और वो जो है ए या बी वो सबसेट होते हैं ए यूनियन बी के। तो इसको बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट हो गया ए यूनियन बी का। तो ये तीनों चीज़ें होंगी। अब ये सारी चीज़ें जब ये सबसेट होगी तो हम ये बोल सकते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ए जो है वो सबसेट होगा ए यूनियन बी का। और कन्वेंशनली हम ये यानी कि उल्टे तरीके से हम ये ले सकते हैं कि लेट कर लेते हैं हम एक्स जो है वो बिलोंग करता है ए यूनियन बी से। तो अगर एक्स जो है यूनियन बी से बिलोंग करता है, इसका मतलब है कि एक्स जो है वो ए से बिलोंग करता है, या फिर एक्स जो है वो बी से बिलोंग करता है। नाउ अगर हम देखें कि देयर आर ओनली 3 पॉसिबिलिटीज फॉर एक्स, इधर ये 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है एक्स के लिए। फर्स्ट क्या है कि एक्स जो है वो ए से बिलोंग करे और एक्स जो है वो बी से बिलोंग ना करे, यानी कि एक्स जो है वो ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ ए से बिलोंग कर रहा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि एक्स जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट बी से बिलोंग करेगा। या तो फिर सिचुएशन क्या हो कि एक्स जो है वो दोनों से बिलोंग करे, ए से भी बिलोंग करे बी से भी बिलोंग करे। तो यानी कि इस वाले कंडीशन में जो एक्स जो है वो ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग करेगा। अब इसके बाद में थर्ड जो हमारा सिचुएशन है, इसमें हम ये मान लेते हैं कि एक्स जो है वो बी से ही बिलोंग करे, ए से बिलोंग ना करे। इस कंडीशन में जो एक्स जो है वो बी कॉम्प्लीमेंट ए से बिलोंग करेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि ए यूनियन बी जो है वो एक सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी बी कॉम्प्लीमेंट ए का। सो वी हैव प्रूव द रिजल्ट। तो हमने इस तरीके से यहाँ पे अपना प्रूव कर दिया है रिजल्ट। किस प्रकार से हमने इसको इसका सबसेट दिखा दिया, और यहाँ पे हमने उल्टा करके इसको इसका सबसेट दिखा दिया, तो ये इक्वल टू हो गए हैं प्रूफ। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वट यू सी फ्रॉम एक्सरसाइज 22 का सेकंड जो पार्ट है उससे आप देख सकते हैं, और एक्सरसाइज 25 से देख सकते हैं, इज दैट वी कैन ऑब्टेन द यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ सेट्स बाय टेकिंग द यूनियन ऑफ एनी टू ऑफ दिस सेट्स एट ए टाइम। तो आप यहाँ से क्या देख सकते हैं कि हम किसी भी नंबर ऑफ सेट्स के यूनियन जो है वो निकाल सकते हैं एट ए टाइम, दो सेट्स को लेके, यानी कि ये दो सेट्स का यूनियन निकालेंगे एक टाइम पे, उसके बाद में ऐसे धीरे धीरे करके बहुत सारे सेट जितने भी सेट हो उनका यूनियन निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने ये सेट लिया, 4 सेट लिया है ए बी सी डी का हम यहाँ पे यूनियन निकाल रहे हैं। यूनियन देखेंगे हम यहाँ पे ऐसे निकाल सकते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी, और उसके बाद में लिखा है यूनियन डी। तो यानी कि हमने जो है सबसे पहले कर दिया ए यूनियन बी, उसके बाद में हम जो उसका रिजल्ट आया उसका यूनियन कर दिया हमने सी से, फिर उसका जो रिजल्ट आया उसको यूनियन कर दिया डी से। एक तरीका ये हो गया। या तो हम क्या कर सकते हैं कि हम सबसे पहले करेंगे बी यूनियन सी करेंगे, उसके बाद में जो रिजल्ट आएगा उसका यूनियन कर देंगे हम डी से, उसके बाद में जो उसका रिजल्ट आएगा उसका यूनियन कर देंगे हम ए से। तो ये कर सकते हैं। या फिर आप देखेंगे कि ए हम क्या कर सकते हैं कि बी यूनियन सी है,
उसको कर दिया पहले, और उसका यानी कि इसको लाइनिंग चेंज कर दी, इसको यानी कि अलग तरीके से कर दिया कि पहले ये है बी यूनियन सी है, उसको कर दिया, फिर यानी कि बात तो वही है, उसको बस लिखा अलग तरीके से, डी को यहाँ पे आगे रख दिया है। अब इसके बाद में यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि ए यूनियन डी जो है उसको कर दिया, उसके साथ में बी यूनियन सी को भी कर दिया, फिर दोनों का जो रिजल्ट आया उसका यूनियन कर दिया। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, किसी भी एट ए टाइम दो सेट्स का हम यूनियन करेंगे, तो ऐसे ही धीरे धीरे करते करते सारे सेट्स का यूनियन निकल जाएगा। लेट अस नाउ डिस्कस द फोर्थ ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो अब हम जो है फोर्थ ऑपरेशन जो है सेट्स के ऊपर, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, दैट वी हैड प्लान्ड टू एट द बिगिनिंग ऑफ दिस सेक्शन, जो कि हमने इस सेक्शन के स्टार्टिंग में ही हमने प्लान किया था कि पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। तो हमारा ये सब सेक्शन है 1.5.4 Cartesian products. An interesting set that can be formed from two given sets is their Cartesian product, named after the French philosopher and mathematician Rien Descartes 1596 to 1650। तो क्या बोल रहा है कि एक इंटरेस्टिंग सेट जो है जो निकलता है दो सेट्स को, यानी कि बनाने से दो सेट से, उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। एक ऐसा सेट है जो इंटरेस्टिंग सेट है। ये जो है ये बनाया गया था, इन्वेंट किया गया था फ्रेंच फिलोसोफर और मैथमेटिशियन रियन डिस्क्रीट्स ने किया था इनको इन्वेंट, जिनकी डेट ऑफ बर्थ दे रखी है 15, यानी कि ईयर ऑफ बर्थ दे रखी है 1596 से 1650 तक। यहाँ पे इनकी पिक्चर भी दे रखी है। ही आल्सो इन्वेंटेड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इन्होंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बनाया था, दैट इज यूज्ड फॉर प्लॉटिंग पॉइंट्स इन द एक्स वाई प्लेन एंड विच वी शैल डिस्कस इन यूनिट 3। जो कि हम पॉइंट जो है प्लॉट करते हैं एक्स वाई प्लेन में। आपको पता ही होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है एक्स वाई प्लेन का, इन्होंने ही बनाया था। और जो है इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे यूनिट 3 में। इन फैक्ट डिफाइनिंग दिस ऑपरेशन हेल्प्ड डिस्कार्ड्स टू क्रिएट द कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड हैंस टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड ज्योमेट्री बाय यूजिंग अलजेब्रा। तो ये बोल रहा है कि ये जो सेट था, ये सेट ही कारण है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम का इन्वेंशन हुआ। इसी की वजह से जो हमारे मैथमेटिशियन है यहाँ पे डिस्कार्ड्स ने कोऑर्डिनेट सिस्टम का इन्वेंशन करने में उनको आसानी हुई, और उसी का इस्तेमाल करते हुए उनको अलजेब्रा जो है ज्योमेट्रिकली अंडरस्टैंड करने में ज्योमेट्री का जो ज्योमेट्री है अलजेब्रिकली एक्सप्लेन करने में आसानी हुई। लेट अस स्टार्ट बाय कंसीडरिंग ए। तो हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं ए सेट को, जो कि है द सेट ऑफ फर्स्ट नेम ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th ऑफ सर्टेन गवर्नमेंट स्कूल। जो कि हो गया फर्स्ट लेटर हो गया सारे स्टूडेंट जो भी क्लास 4th में है किसी भी एक सर्टेन गवर्नमेंट स्कूल के। आपका स्कूल भी हो सकता है, किसी और का स्कूल हो सकता है। तो किसी भी सर्टेन स्कूल यानी कि कोई सा भी स्कूल हो, उसके 4th क्लास के बच्चों का जो फर्स्ट नेम है उसका। और बी जो है हमने मान रखा है द सेट ऑफ देयर बर्थ डेट। बी जो है वो सेट हो गया उनकी बर्थ डेट्स का। देन फॉर्म ऑल पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स ए बी। तो हमें क्या करना है कि ऐसे पेयर बनाने हैं एलिमेंट्स के, जो दोनों सेट्स हैं उनके एलिमेंट्स के ऐसे पेयर बनाने हैं ए और बी करके। वेयर जो ए जो है वो सेट ए से बिलोंग करेगा और बी जो है वो सेट बी से बिलोंग करेगा। दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। ये कलेक्शन जो है वेल डिफाइंड है। नोट दैट अगर आप देखेंगे कि सारा 17 जो है, सारा यानी कि नाम हो गया 17 एज है, कैन बी एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट। ये एलिमेंट हो सकता है, पर 17 सारा कांट बी, ये एलिमेंट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एज दे रखी है, जबकि ये जो है ये एलिमेंट ए है, तो ये यानी कि सेट ए से बिलोंग करेगा, जो कि है नाम का सेट, यानी कि नेम्स जो है 4th क्लास के स्टूडेंट्स का नेम्स। पर ये तो एज दे रखी है, तो यानी कि ये डिफाइन नहीं हो सकता, ये इसका एलिमेंट नहीं होगा। सिंस सारा इज नॉट अ डेट एंड 17 इज नॉट अ नेम। 17 एक नेम नहीं है और सारा एक डेट नहीं है, तो इसलिए ये इससे बिलोंग नहीं करता। सो द ऑर्डर ऑफ राइटिंग द पेयर इज इंपॉर्टेंट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप किस ऑर्डर में इस पेयर को लिख रहे हैं। वी डिफाइन दिस वे ऑफ ऑब्टेनिंग अ न्यू सेट बिलो। हम जो है इस सेट को, जैसे कि इस जो मेथड है इसको डिफाइन कर रहे हैं नीचे, कि इस तरीके से सेट को कैसे निकाला जाता है। डेफिनेशन फर्स्ट, डेफिनेशन का फर्स्ट पार्ट है लेट ए एंड बी टू सेट्स। लेट हम लेट कर रहे हैं कि ए और बी दो सेट्स हैं। द पेयर जो है ए बी इन विच द फर्स्ट एलिमेंट इज फ्रॉम ए, जो पहला एलिमेंट है वो ए से है और सेकंड एलिमेंट जो है बी से है, इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। तो इसको जो है ये ए बी जो है इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। और सेकंड पार्ट जो है वो बोल रहा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है इनका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी होता है ऑफ दिस सेट्स जो है ए और बी का, इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। तो ये बोल रहा है कि ये जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ये सेट होता है ऑल ऑर्डर्ड पेयर का, जिसमें ए जो है सेट ए से बिलोंग कर रहा है, बी सेट बी से बिलोंग कर रहा है। दैट इज अगर हम इसको एक सिंबलाइज फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू में ए बी सच दैट आप लिखेंगे कि ए जो है ए से बिलोंग कर रहा है, सेट ए से बिलोंग कर रहा है, और बी जो है सेट बी से बिलोंग कर रहा है। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। इसी के साथ में यहाँ पे आप देखेंगे एक नोट दे रखा है, इफ ए जो है वो डजंट इक्वल टू यानी कि इक्वल टू नहीं है बी का, तो ए और बी जो है और बी जो और ए है, ये दो कार्टेशियन जो ऑर्डर्ड पेयर है ये डिफरेंट हो गए, ये सेम नहीं हो सकते, ये डिफरेंट होंगे।
जब तक कि ए और बी इक्वल नहीं है, तब तक ये दो ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं हो सकते। टू ऑर्डर पेयर जो है ए बी और सी डी आर यूज्ड टू बी इक्वल और द सेम इफ ए इज इक्वल टू में सी एंड बी इज इक्वल टू में डी। तो ये बोल रहा है कि दो ऑर्डर पेयर तभी सेम हो सकते हैं जब ए जो है सी के इक्वल होगा, यानी कि फर्स्ट पेयर इक्वल होंगे, और बी डी जो है यानी कि सेकंड पेयर जो सेकंड एलिमेंट है वो डिफरेंट होंगे, और सॉरी सेम होंगे। तो ये दोनों सेम होने चाहिए, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट सेम होने चाहिए, तभी ये इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। इफ ए जो है हमें दे रखा है 1 2 3 एंड बी दे रखा है 4 6, तो ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस बी होगा ये, जिसमें आएंगे एलिमेंट्स 1 4 1 6 2 4 2 6 3 4 3 6। यहाँ पे आप देखेंगे पहला एलिमेंट जो है ए से है, तो 1 2 3 आप देखेंगे 1 1 2 2 3 3, ये सारे फर्स्ट के एलिमेंट्स हैं। इसके बाद में हमारे आते हैं बी के एलिमेंट जो कि है सेकंड एलिमेंट्स, तो 4 6 4 6 4 6 आ रहे हैं इसमें। तो ये हो गया इसके ऑर्डर्ड पेयर और या फिर ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब यहाँ पे उल्टा कर देंगे तो बी क्रॉस ए को देखेंगे तो यहाँ पे एकदम डिफरेंट आएगा, 4 1 4 2 4 3 6 1 6 2 6 3, इस तरीके से। यू कैन सी दैट 1 4 जो है 1 4 ये वाला एलिमेंट इससे बिलोंग नहीं कर रहा है, जो कि बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी से, बट 1 4 डजंट बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए। तो इससे बिलोंग कर रहा है, इससे बिलोंग नहीं कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी जो है वो इजंट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जो है वो इक्वल टू नहीं होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। वाइल स्टडिंग यूनिट 3, जब हम यूनिट 3 की यानी किसी कोर्स का यूनिट 3 जब स्टडी करेंगे, यू विल लर्न टू विजुअलाइज ए क्रॉस बी। आप जो है ये ए क्रॉस बी को विजुअलाइज करना सीख जाएंगे। नाउ व्हाट डज ए क्रॉस बी लुक लाइक इफ ईदर ए जो है वो 5 हो या फिर बी 5 हो, तो ए क्रॉस बी क्या होगा? इन दिस केस ए क्रॉस बी जो है कैंट हैव एनी एलिमेंट्स, तो ए क्रॉस बी के पास में कोई से भी एलिमेंट्स नहीं हो सकते हैं। दस ए क्रॉस बी जो है वो 5 होगा, वो एम्प्टी सेट होगा। ट्राई दिस एक्सरसाइज नाउ, तो अब ये इस एक्सरसाइज को ट्राई करने के लिए बोल रहा है। इससे पहले यहाँ पे एक दे रखा है, नोट दे रखा है, इसको पढ़ लेते हैं। ए क्रॉस बी अगर 5 है, इफ एंड ओनली इफ ए इज 5 और बी इज 5। तो यहाँ पे उल्टा बोल रखा है कि यहाँ पे दे रखा है कि ये अगर ये है यानी ए 5 है या फिर बी 5 है, तो ए क्रॉस बी 5 होगा। अगर ए क्रॉस बी 5 है तो इसका मतलब ये है या तो ए 5 है या फिर बी 5 है। तो इसमें यहाँ पे उल्टा बोल रहा है, तो यानी कि ये नोट करना है आपको, अगर ए क्रॉस बी 5 दे रखा है तो या तो ए 5 है या फिर बी 5 है। तो चलिए इसके बाद में आप ये एक्सरसाइज को एक बार ट्राई कर लीजिए, एक्सरसाइज को, उसके बाद में हम इस पे आते हैं। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 27 पे आते हैं। इफ ए जो है हमें दे रखा है 2 5 और बी जो दे रखा है वो है 2 3, हमें फाइंड करना है ए क्रॉस बी क्या होगा, बी क्रॉस ए क्या होगा, ए क्रॉस ए क्या होगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए क्या होगा, और इसी तरीके से ए क्रॉस बी यूनियन बी क्रॉस ए क्या होगा, और ए कॉम्प्लीमेंट बी क्रॉस ए क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 27 के आंसर पे आते हैं। तो इसका सबसे पहला जो है ए क्रॉस बी क्या होगा, तो उसमें हम पहले एलिमेंट की जो भी है यानी कि ए का उसको लिखेंगे, तो पहला एलिमेंट होगा 2। उसके बाद में हम सेकंड ए का देखेंगे यानी कि बी का देखेंगे, बी का एलिमेंट कौन कौन से, बी का एक एलिमेंट है 2, तो फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड का एलिमेंट, फिर उसी एलिमेंट को लेंगे, दोबारा रिपीट करेंगे और बी का एलिमेंट चेंज करते रहेंगे, इस तरीके से लिखेंगे हम। तो फर्स्ट का एलिमेंट यानी कि ए का एलिमेंट हो गया 2, बी का 2, ए का 2, बी का 3, इस तरीके से। अब फिर हमने ए को चेंज कर दिया क्योंकि बी के खत्म हो गए, बी में 2 थे, 2 और 3 थे, वो खत्म हो गया। अब हम ए का चेंज कर देंगे एलिमेंट, तो लिखेंगे 5, बी का 2 और फिर ए का 5, बी का 3, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। ऐसे ही करके अब बी क्रॉस ए का कर देंगे हम। यहाँ पे आएगा 2 2 3 2, क्योंकि ये हो गया पहले, तो ये एलिमेंट है 2, बी का 2 और ए का 2, उसके बाद में बी का 3, ए का 2। इसी तरीके से फिर हमने बी का चेंज कर दिया यानी कि बी का आ गया 2 और फिर बी का हमने चेंज कर दिया तो 3, और इसी तरीके से ए का 5 और ए का 5, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको। अब इसके बाद में हमारा आ जाता है ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए में हम देखेंगे दोनों एलिमेंट जो है वो एक ही होंगे, तो पहला एलिमेंट देखा ए का, उसके बाद में उसका एक एलिमेंट 2 हो गया। इसके बाद में हम सेकंड एलिमेंट को चेंज कर देंगे, वो आ गया 5 और इसको सेम रखा 2। अब सारे एलिमेंट खत्म हो गए इस वाले के, तो हम फर्स्ट को चेंज कर देंगे 5, उसके बाद में लिखेंगे सेकंड में 2 और इसके बाद में यहाँ पे चेंज कर देंगे, इससे 5 आ गया, तो 5 और 5 और 5 2 ये आ गए, 4 जो है इसमें एलिमेंट्स आ गए। इसमें थोड़ा उल्टा रिवर्स कर रखा है, आप कोई सा भी तरीका इसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले वाले को चेंज कर सकते हैं या फिर बाद वाले को चेंज कर सकते हैं जो पहले यहाँ पे दिखा रखा है। अब इसके बाद में हम आते हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए पे। तो इसका एक ही एलिमेंट है जो इनमें कॉमन है, वो है 2 2। तो ये एलिमेंट एक लौता ऐसा एलिमेंट है जो इन दोनों में कॉमन है। इसके बाद में हम आते हैं ए क्रॉस बी की यूनियन बी क्रॉस ए पे। तो इसमें हम जो दोनों में एलिमेंट है इनको हम यूनियन यानी कि एक साथ ले लेंगे, तो 2 2 2 3 ऐसे करके सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये आएगा 2 2 2 3 5 2 5 3 3 2 2 5 3 5, तो ये सारे एलिमेंट यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद में हमारा बता रखा है ए कॉम्प्लीमेंट 2 क्रॉस 5 क्या होगा, तो ये होगा हमारा 2 और 5। तो आप ये नोटिस करेंगे कि ए में ऐसा भी एक भी एलिमेंट नहीं है जो ए क्रॉस बी से बिलोंग करे। क्यों? क्योंकि ए में आप देखेंगे तो एक सिंगल एलिमेंट है, ऑर्डर्ड पेयर नहीं रहेंगे ए में, और बी में जो है सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं, तो इसलिए कोई सा भी एक एलिमेंट बी से बिलोंग यानी कि बी क्रॉस ए से बिलोंग नहीं करता है। तो इसका आंसर सीधा हमारा ए आ जाएगा, सेट ए जो कि है 2 और 5। तो ये हमारा आंसर हो गया।
तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 28 पे आते हैं। इफ़ ए क्रॉस बी जो है वो दे रखा है हमें 7 2 7 3 7 4 2 2 2 3 2 4, तो हमें डिटरमाइन करना है ए और बी। तो ये सिंपल, मैंने जैसे बताया कि पहला एलिमेंट जो होता है ये आपको भी पता होगा, पहला एलिमेंट जो होता है वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे पहला एलिमेंट हो गया, यहाँ पे तो ए 7 है तो 7 3 बार आ गए 7। उसके बाद में आ रहा है 2, तो 7 और 2 जो है वो ए से बिलोंग कर रहे हैं। और बी में देखते हैं अब 2 3 4 फिर रिपीट हो रहा है 2 3 4, तो यानी कि 2 3 4 जो एलिमेंट है ये बी से बिलोंग कर रहे हैं। तो आप इसके आंसर पे भी देख सकते हैं, एक्सरसाइज 28 के आंसर पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे कैसे लिखा है, ए इज इक्वल टू में जो है सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स इन ईच पेयर, जो हो गए यानी कि पहला एलिमेंट्स का जो सेट होता है ईच पेयर का वो होता है ए, क्योंकि पहले ए क्रॉस बी हो रखा है ना, तो पहला जो है ए आ रखा है तो इसलिए। तो 7 2 हो गया वो, और बी जो हो गया वो हो गया 2 3 4, तो यानी कि सेकंड एलिमेंट्स का पेयर जो हो गया, ईच पेयर का सेकंड एलिमेंट जो का सेट जो है वो हो गया बी। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 29 पे आते हैं। इफ ए जो है वो सबसेट है सी का और बी जो है सबसेट है डी का, देन शो दैट ए क्रॉस बी इज द सबसेट ऑफ सी क्रॉस डी। अब हमें ये शो करना है कि ए क्रॉस बी जो है वो सबसेट होगा सी क्रॉस डी का, अगर ए जो है वो सबसेट है सी का और बी जो है सबसेट है वो डी का। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 29 के आंसर पे आते हैं। लेट कर लीजिए आप कि एक्स वाई जो ऑर्डर्ड पेयर है ये बिलोंग करता है ए क्रॉस बी से। सिंस एक्स जो है वो ए से बिलोंग करता है जो कि सबसेट है सी का, तो इसका मतलब एक्स जो है वो बिलोंग करता है सी से। तो ये क्लियर होगा कि एक्स जो है अगर ए से बिलोंग कर रहा है तो ए जो है वो सबसेट है सी का, तो एक्स जो है सी से बिलोंग करेगा। इसी तरीके से वाई जो है वो डी से बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि वाई जो है वो बी से बिलोंग कर रहा है। इस केस में वाई जो है बी से बिलोंग कर रहा है और बी जो है सबसेट है वो डी का, तो इस तरीके से वाई जो है वो डी से बिलोंग करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स वाई जो है वो बिलोंग करेगा सी क्रॉस डी से। हैंस ए क्रॉस बी जो है वो सबसेट हो जाएगा सी क्रॉस डी का। तो इस तरीके से हमें लिखना है, प्रूव करना है। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 30 पे आते हैं। फाइंड 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ एन क्रॉस क्यू कॉम्प्लीमेंट एन का। इसका आपको 3 डिस्टिंक्ट अलग अलग एलिमेंट्स को बताना है। तो आप देख सकते हैं पहला एलिमेंट जो है एन से है और सेकंड एलिमेंट जो है वो क्यू से होना चाहिए, यानी कि रैशनल नंबर से होना चाहिए, पर नेचुरल नंबर नहीं होना चाहिए वो। तो चलिए एक्सरसाइज 30 के आंसर पे आते हैं। फॉर इंस्टेंस आप देख सकते हैं 1 0 जो है एक ये एलिमेंट हो गया, 1 अपॉन में 2 यानी कि 1 अपॉन में 2 और 1, तो पहला एलिमेंट जो है नेचुरल नंबर से है और ये क्या है, ये इंटीजर से है और नेचुरल नंबर नहीं है, 0 नेचुरल नंबर नहीं है। 1/2 इंटीजर है, नेचुरल नंबर नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे जो एलिमेंट दे रखा है, यहाँ पे एक एलिमेंट दे रखा है 37.525252 करके, ये जो है ये यानी कि रैशनल नंबर है, पर ये नेचुरल नंबर नहीं है, जो कि ये है 1 एक नेचुरल नंबर है। तो देयर आर इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स यू कैन पिक फ्रॉम। तो यहाँ पे ऐसे इनफाइनाइटली मैनी बहुत सारे एलिमेंट्स है जहाँ पे आप पिक कर सकते हैं, कोई सा भी आप चेंज कर सकते हैं। इसी में ही अगर आप पहले एलिमेंट को चेंज कर दे 1 की जगह 2 कर दे तो ये एलिमेंट जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 31 पे आते हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रॉपर नॉन एम्प्टी सबसेट्स एस ऑफ आर क्रॉस आर। तो हमें एक प्रॉपर जो है नॉन एम्प्टी सबसेट का बताना है, एक एग्जांपल देना है जो कि सबसेट है आर क्रॉस आर का। आल्सो गिव एन एलिमेंट ऑफ आर क्रॉस आर कॉम्प्लीमेंट एस। तो यानी कि एक ऐसा एलिमेंट भी बताना है जो आर क्रॉस एस से बिलोंग करे पर एस से बिलोंग ना करे। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 31 के आंसर पे आते हैं। देयर कैन बी सेवरल एग्जांपल्स। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। वन इज एक ले लेते हैं जो कि है एस, हमने मान लिया 0 0 है, तो देन आर जो होगा आर कॉम्प्लीमेंट एस जो होगा वो होगा एक्स वाई, यानी कि एक ऑर्डर्ड पेयर जहाँ पे एक्स जो है और वाई जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं और एक्स और वाई 0 नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि 0 के यानी कि इस एलिमेंट को छोड़ के एस को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इन द एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइजेज अबव हैव यू फाउंड एनी रिलेशनशिप बिटवीन द कार्डिनैलिटी ऑफ ए क्रॉस बी एंड द कार्डिनैलिटी ऑफ ए एंड बी। तो आपने ये एग्जांपल्स की, एक्सरसाइजेज की, तो आपको कोई कार्डिनैलिटी जो है ए क्रॉस बी और कार्डिनैलिटी ऑफ ए और बी, इनके बीच में कोई रिलेशनशिप पता चला? लुक अगेन एंड कंसीडर द रिमार्क बिलो। आप एक बार इसको दोबारा देखिए और फिर इसमें हम आते हैं कि इसके यानी कि क्या रिलेशनशिप है। तो रिमार्क 13 है। रिमार्क 13 का फर्स्ट पार्ट है, इफ़ ए जो है यानी कि इसकी कार्डिनैलिटी सेट ए की कार्डिनैलिटी एन है और सेट बी की कार्डिनैलिटी एम है, तो ए क्रॉस बी की कार्डिनैलिटी होगी इनका प्रोडक्ट यानी कि एन इंटू एम। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों की कार्डिनैलिटी की, तो हमें ए क्रॉस बी की कार्डिनैलिटी मिल जाएगी। और सेकंड पार्ट है, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, अगर ए और बी नॉन एम्प्टी सेट है और एंड ईदर वन ऑफ देम इज इनफाइनाइट, और इनमें से कोई भी एक सेट इनफाइनाइट है, तो जो ए क्रॉस बी होगा वो इनफाइनाइट होगा, क्योंकि ये इनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो यानी कि एक एलिमेंट इसका और एक एलिमेंट इसका, ऐसे करके ये मिलके बनते हैं, ऑर्डर पेयर होते हैं। तो अगर एक सेट इनफाइनाइटली मैनी है तो दूसरा सेट भी इनफाइनाइट होगा।
Now that we have defined the Cartesian product of two sets, let us extend the definition of any number of sets. तो अब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स को हमने डिफाइन कर दिया है। अब इसको हम एक्सटेंड करेंगे नंबर ऑफ, यानी कि किसी भी नंबर ऑफ सेट्स के लिए। डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट कर लीजिए ए से लेकर एन तक का, यानी कि A1 से लेकर AN तक के सेट्स हैं। बी एन सेट्स हमने मान लिए। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द सेट, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, ये सेट होगा A1 क्रॉस A2 क्रॉस A, यानी कि AN तक, ऐसे करके इसका क्रॉस हो जाएगा। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, सच दैट ये लिखेंगे कि ये होगा एक ऐसा, ऑर्डर्ड पेयर नहीं बोलेंगे इसको, एंटप्लेट बोलेंगे, एंटप्लेट बोलेंगे इसको, और लिखेंगे इसको x1 x2 x3 ऐसे करके xn तक, सच दैट x जो है, ये एलिमेंट्स जो है ये बिलोंग करते हैं इसके सेट के A1 A2 ऐसे करके। अगर x1 है तो A1 से बिलोंग करेगा, x2 है तो A2 से बिलोंग करेगा। और यहाँ पे ये i दिखा रखा, तो i क्या डिनोट कर रहा है, फॉर ऑल i इक्वल टू में 1 to n, तो i जो है वो 1 से लेकर n तक कुछ भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से रिस्पेक्टिवली वो उसी सेट से बिलोंग करेगा। और जो यहाँ पे एलिमेंट है, यानी कि ये जो है इसको बोलते हैं एंटपल, एंटपल बोलते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल, इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर, अगर r जो है वो सेट है रियल नंबर का, देन r क्रॉस r क्या होगा, ये होगा A1 A2। और जहाँ पे A1 जो है वो R से बिलोंग कर रहा है, A2 जो है R से बिलोंग कर रहा है, यानी कि A1 जो है वो पहले वाले R से बिलोंग कर रहा है, A2 दूसरे वाले R से बिलोंग कर रहा है। अब इसके बाद में हमारे यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे 3 बार कर दिया इसको, R क्रॉस R क्रॉस R। तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे इसको देखिए आप, यहाँ पे दे रखा है कि A1 A2 A3, यानी कि 3 एलिमेंट्स हो गए इसमें। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि A1 जो है यहाँ पे दिखा रखा है AI बिलोंग्स टू R, AI जो है वो R से बिलोंग कर रहा है, फॉर ऑल I जो है वो 1 2 3 हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, इट इज कस्टमरी टू राइट R² फॉर R क्रॉस R एंड RN फॉर R सोन, यानी कि n टाइम्स अगर आप यानी कि R को जितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आप उसको स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो R² का मतलब हो गया कि R को 2 बार मल्टीप्लाई किया, R³ है तो R को 3 बार मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे RN दिखा रखा है तो R को n टाइम्स मल्टीप्लाई किया। आल्सो टू टपल इज यूजुअली कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर, तो जो 2 टपल होता है, यानी कि 2 टपल, यहाँ पे n टपल था, तो अगर 2 बार जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, यानी कि R क्रॉस R है, तो इसको 2 टपल को हम जनरली ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, जो कि हमने पहले ये टर्म देखी है। और 3 टपल जो है उसको हम यूजुअली कहते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपल, इसको हम ऑर्डर ट्रिपल बोलते हैं 3 सेट्स को अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो। ट्राई द फॉलोइंग एक्सरसाइज नाउ, अब ये बोल रहा है कि हम ये फॉलोइंग एक्सरसाइज को ट्राई करें, तो आप पहले इसको एक बार ट्राई कर लीजिए, उसके बाद में हम इस पे आते हैं। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 32 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू कार्टेशियन प्रोडक्ट Q क्रॉस Z क्रॉस N, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो ये बोल रहा है कि इनमें से 4-5 एग्जाम यानी कि ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऐसा है एलिमेंट जो इससे बिलोंग कर रहा है। तो ये हमें देखना है। यहाँ पे तो आप देखेंगे कि पहला ऑप्शन है, इसमें 2 ही दे रखे हैं, यानी कि ये 2 टपल है, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर है, तो ये जो है ये इससे बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 जो है सेट्स उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो है ऑर्डर ट्रिपल आएगा, तो यानी कि 3 एलिमेंट होने चाहिए। अब यहाँ पे 3 एलिमेंट है, 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 यहाँ पे 2 एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट हो गया। अब ये 3 हमारे ऑप्शन बचे, इनमें से कोई एक होना चाहिए। अब यहाँ पे केस ये है कि पहला जो एलिमेंट है वो Q से बिलोंग करना चाहिए, सेकंड वाला Z से, और फोर्थ वाला, थर्ड वाला जो है वो N से। तो चलिए अब एक्सरसाइज 32 का आंसर देख लेते हैं। तो फर्स्ट तो जैसे मैंने बोला कि इज़ नॉट, ये पहला नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर है और हमें ऑर्डर ट्रिपल चाहिए। तो सेकंड पार्ट में हम देखेंगे, सेकंड पार्ट भी इसका आंसर नहीं है, यानी कि ये भी उससे बिलोंग नहीं करता है सेट से। क्यों? क्योंकि 1/2 जो है वो बिलोंग नहीं करता है N यूनियन Z से, जो 1/2 है N यूनियन Z से बिलोंग नहीं करता है। इसके बाद में हम देखेंगे कि थर्ड जो पार्ट है उसमें आप देखेंगे सिंस जो 1 जो है वो बिलोंग करता है Q इंटरसेक्शन Z इंटरसेक्शन N से, तो इससे बिलोंग करता है, तो इसलिए ये जो है ये इसका पार्ट है और ये माना जाएगा। अब इसके बाद में फोर्थ में जाएंगे, तो फोर्थ में देखेंगे ये इसका पार्ट नहीं है, यानी कि ये माना नहीं जाएगा जो फोर्थ था हमारा। और फिफ्थ जो है वो भी नहीं है, तो इसमें तो ये है कि रूट एन नहीं बिलोंग करता उससे। और यहाँ पे देखेंगे कि आप जो है नॉट एन ऑर्डर ट्रिपल, तो ये ऑर्डर ट्रिपल नहीं है, तो इसको देखेंगे ये कैसे ऑर्डर ट्रिपल नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो एलिमेंट दे रखे हैं ये कर्ली ब्रैकेट में दे रखे हैं। कर्ली ब्रैकेट किसको डिनोट करता है? सेट को डिनोट करता है। तो ये बोल रहा है कि सेट के 3 एलिमेंट्स हैं, ये 2 2 -2 2 और 3। यहाँ पे ये ऐसे यानी कि इस तरीके से ब्रैकेट में नहीं दे रखे हैं, तो ब्रैकेट में दे रखे होते तो इसका मतलब ये होता कि ये जो है ये ऑर्डर ट्रिपल लेट है, पर ये एक सेट है इस केस में, तो ये यानी कि एलिमेंट तो है ही नहीं, ट्रिपल लेट तो है ही नहीं, तो फिर ये भी इससे बिलोंग नहीं करता है। और यहाँ पे बाकी जो हमने पता कर लिया है कि ये सिर्फ ऐसा है एलिमेंट है जो कि बिलोंग करता है, क्योंकि 1 जो है वो तीनों से बिलोंग करेगा, इसमें ये जो है ये बिलोंग नहीं करता है, और ये भी जो है ये भी बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि √2 जो है नेचुरल नंबर नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन दिस सेशन वी हैव डिस्कस्ड 4 ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो हमने इस सेक्शन में 4 ऑपरेशन जो सेट के ऊपर थे उसको डिस्कस किया। यू हैव आल्सो नोटेड अ रिलेशनशिप बिटवीन देम, सम ऑफ दिस ऑपरेशंस
इन एक्सरसाइज 26 फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हैं कि इनके बीच में आपने कुछ रिलेशनशिप जो थी इन ऑपरेशन के बीच में वो भी आपने देखी, जो कि एग्जांपल नंबर 27 में एग्जांपल के रूप में दिखा रखा है। Let us now see if there are any other relationships satisfied by this operation that help us in carrying them out more effectively। तो अब ये बता रहा है कि ऐसी कोई और रिलेशनशिप हो जो कि इन ऑपरेशंस के बीच में हो, जो कि हमें इसको मोर इफेक्टिवली कैरी आउट करने में मदद करती है। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन 1.5 खत्म होता है। इसके बाद में हमारा है सेक्शन 1.6 लॉज ऑन ऑपरेशंस, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ताकि एक डिस्कशन स्टार्ट हो सके, और जो भी डाउट ज़्यादा पूछा जाएगा मैं उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा। सो पुट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टडिंग विथ यू अगेन। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।